बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, कैसा जा रहा है आज का दिन? अच्छा, दिन जो है इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहे होते हैं, पता भी नहीं चलता। टाइम जो है अब इतना अजीब होता जा रहा है, पता ही नहीं चलता। फ़ौरन आपका फ्राइडे भी आ जाता है, वीकेंड भी आ जाता है। तो टाइम की हमेशा जो है वो कदर करनी चाहिए। सम टाइम होता है कि हम बिल्कुल चीज़ों को बहुत इजी ले रहे होते हैं और सब कुछ जो है कितना अच्छा वक्त आएगा तो देख लेंगे, लेकिन हमेशा जो चीज़ आपकी वक्त पर हो जाती है वो वक्त आने पर नहीं हो सकती। तो बेहतर है कि जो भी आप डिसीजंस लें वो बेहतर वक्त पर लें और जो उसका टाइम है उस पर अगर ले लिए जाएँ तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान हो सकती है। और सबसे एक बात शेयर करूँगी कि सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान में आजकल हम देखते हैं हमारे अंदर बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा कमी है। हम फ़ौरन जो है गुस्से में आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जो है हम लोग सर पर सवार कर लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है, मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी हैं, चीज़ें हमारी इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हैं कि उनको बड़ा टाइम लगेगा सेट होने में। तो कोशिश करें सब्र और बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करें। इससे क्या होगा कि आपको तो एक मेंटली और हार्टली दोनों जो है आपको बड़ा सुकून मिलेगा। सबसे पहले तो ये है, अगर हम बर्दाश्त और सब्र नहीं लाएंगे अपने अंदर तो हम अपनी चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकेंगे, हम कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकेंगे। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल गई है, तो हमने इन चीज़ों को खुद ही ख़त्म करना है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों और चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे हमारे मसाइल भी हल नहीं हो सकते। तो ये एक अच्छी बात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर एहतशाम खालिद साहब, जो कि न्यूरो फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी सैयद रिजवान रिजवी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही नाजरीन, जो आज मैंने बड़ा अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, इसके ऊपर जो है वो बड़े अच्छा पेंट हुआ है और ये जनाब है रीत रंग अलबाइस का। आप उनकी बुटीक पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मिकाइल प्लाजा गुलगश्त में उनकी बुटीक है मिकाइल प्लाजा में, तो लाजमी विजिट करें। ईद के हवाले से बड़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई है। और इसके साथ ही नाजरीन, पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। अच्छा, आज हमारा सेगमेंट नहीं है, उसकी तरफ फिर मजीद हम जो है हम बातचीत का सिलसिला जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर साहब से, जो आज हमने टॉपिक सेलेक्ट किए वो आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेन ट्यूमर पे। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या सिम्टम्स हैं, इन चीज़ों पे बात करेंगे, किस तरह इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, तो रिजवान की सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से जानना चाहेंगे कि आज तो कौन से काम कर रहे हैं, कौन से इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सर, मौसम बड़ा अच्छा रहा, आपने एंजॉय किया मौसम को? तो मौसम की तो बात करें, आज वैसे 29 सेंटीग्रेड है, लेकिन वक्त के साथ साथ बढ़ते जाए, जैसे दिन बढ़ता जाएगा तो 33 तक जो है वो आज टेम्परेचर होगा, लेकिन अच्छा मौसम है। यूजुअल मुल्तान का टेम्परेचर नहीं है। हाँ, लेकिन ना जून में, अभी मैंने ये देख रही थी सोशल मीडिया पे, बड़ा एक अच्छा सब लोग जो कहते हैं जून को जो है अल्लाह ताला ने देखे ना इस मौसम में कभी वैसे ऐसा हुआ नहीं है। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि जून बड़ा ठंडा जा रहा है। ऐसे नहीं, वो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने सब्र का कोई हमें हाँ, थोड़ा सा इनाम दिया। जितना सबर कर रहे थे ना मुल्तान वाले, बारिश नहीं आ रही तो चले जरा सुकून हो गया। अच्छा, जिस तरह ब्रेन ट्यूमर पे हम बात करें, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ना कि ब्रेन ट्यूमर है क्या। सो ब्रेन ट्यूमर, एक तो ट्यूमर इन जनरल, जब भी आपके जो नॉर्मल सेल हैं वो एक नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेथ से गुजरते हैं, ठीक है। अगर ये नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेथ अफेक्ट हो जाए, यानी एक सेल जिसकी एक सर्टन एज हो जाती है, जैसे एक इंसान की एक सर्टन एज हो जाती है, उसके बाद वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है, इसी तरह जो सेल हैं वो भी एक सर्टन एज के बाद उस फेज में आ जाते हैं कि दे वेयर ऑफ एंड डाई। अगर वो प्रोसेस किसी वजह से डेथ वाला या उनके सेल वेयरिंग ऑफ वाला ख़त्म हो जाए तो उससे वो एक परमानेंट ग्रोथ पैटर्न शुरू हो जाता है, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं, विच इन अदर वर्ड्स कि एबनॉर्मल ग्रोथ या ऑनगोइंग ग्रोथ है, ख़त्म नहीं हो रही। अब ख़ास तौर पे ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो चूँकि एक तो ब्रेन वैसे बड़ा सेंसिटिव एरिया है, इट्स लाइक अ कंट्रोल सेंटर फॉर द होल बॉडी, पूरे जिस्म का कंट्रोल सेंटर है। तो वहाँ पे थोड़ी सी भी कोई चेंज आ जाए, कुछ तब्दील हो जाए तो आपकी पूरी बॉडी अफेक्ट होती है उससे। और उसमें फिर जो ब्रेन एरियाज़ हैं उसके हिसाब से मरीज़ में अलामात हो सकती हैं कि किस तरह मरीज़ मैनिफेस्ट करेगा।
लेकिन जो टाइप्स हैं वो ज़्यादा जो हम डिवाइड करते हैं या कहते हैं, उनमें एक तो हैं जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, यानी दिमाग के ही कैंसर हैं और दिमाग में हैं। ठीक है। दूसरे कैंसर वो होते हैं जो जिस्म के दूसरे हिस्से में हैं लेकिन फैल के दिमाग में चले गए, उनको सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। सो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर जो कि ब्रेन के अपने ट्यूमर्स हैं, और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर जो कि किसी दूसरे हिस्से में हो सकते हैं और दिमाग में चले जाते हैं। अब जिस्म के जो बाकी ट्यूमर हैं वो सब ट्यूमर नहीं जाते हैं दिमाग में, लेकिन कुछ खास ट्यूमर हैं जो चले जाते हैं, जो कि हम बात भी करेंगे उसके बारे में। जहाँ तक प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है, बेस्ड ऑन एक और जो क्लासिफिकेशन हम ट्यूमर्स की लेते हैं कि ये बिनाइन है या मेलिग्नेंट है। सादा लफ्ज़ों में ये अच्छे वाले ट्यूमर हैं तो ट्यूमर अच्छे वाले ट्यूमर हैं, और ये बुरे वाले या फैलने वाले ट्यूमर हैं। सो जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं वो ग्रो तो करते हैं लेकिन स्लोली ग्रो करते हैं, और वो फैल नहीं जाते दूसरे हिस्सों में, और उनका ग्रोथ बहुत स्लो होता है। इसमें अमूमन हमारे मेनिंजियोमा, जो कि कहा यह जाता है कि अगर हम 100 लोगों का कराएंगे ब्रेन स्कैन सर्टन एज के बाद, तो उनमें से भी 1-2 लोगों के वो निकल आएंगे ट्यूमर। लेकिन क्या वो इतने ख़तरनाक है उनको ऑपरेट करने की ज़रूरत है? नहीं, उनको यूजुअली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है। बाज़ का उनकी लोकेशन ऐसी ट्रिकी हो सकती है, जैसे आँख के पास है या अज़्ब के पास है और उसकी वजह से नज़र जा रही है, तो फिर आपको होता है कि इनको ऑपरेट करना चाहिए, अदरवाइज़ उनको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो फैलने वाले ट्यूमर हैं वो ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि वो फैल भी जाते हैं और वो जल्दी से बड़े भी और नुकसानदेह भी ज़्यादा होते हैं। तो उनको उनकी अपनी फिर क्लासिफिकेशन है, उनकी ग्रेडिंग है उनके फैलाव के हिसाब से। तो वो ग्रेड 2, 3, 4 मेलिग्नेंट ट्यूमर्स उनको हम बोलते हैं, फैलने वाले ट्यूमर्स। अमूमन ये ट्यूमर्स जो हैं इनको फिर सर्जरी, फिर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। अब जो ये ट्यूमर है नेचुरली ये एज वाइज, क्योंकि जो ब्रेन ट्यूमर में सबसे अहम चीज़ है बिसाइड के वो किस हिस्से में है, वो एज है पेशेंट की। ये बच्चे में हुआ है, जवान में हुआ है, बूढ़े में हुआ है। फिर जब हम इमेजिंग वगैरह करवा लेते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन पे अमूमन अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो एमआरआई भी गाइड कर सकता है कि ये किस तरह का या किस नौयत का ट्यूमर है। लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो यही है कि जब भी ब्रेन ट्यूमर का या कोई ऐसा पेशेंट हो जिसमें आप ब्रेन ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी बायोप्सी करके माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा जाए कि ये टाइप ऑफ ट्यूमर क्या है। फिर उसके हिसाब से कि अब ये निकालने वाला करना है, सर्जरी करनी है, कीमोथेरेपी करनी है या रेडियोथेरेपी करनी है। ट्यूमर तो कोई भी हो वैसे ही खतरनाक होता है, आप उसका जस्ट नाम भी ले लें तो आपको जो है बहुत ज़्यादा खौफ भी होता है। खौफ, मैं बल्कि ऑडियंस से ये कहना भी चाहूँगा कि बीमारी किसी भी तरह की अच्छी नहीं होती, बीमारी किसी भी तरह की अच्छी नहीं होती, अल्लाह कभी भी किसी को बीमार ना करे। लेकिन इन अदर वर्ड्स हम सब ने जो इस दुनिया में आए हैं जाना है, बिल्कुल। अब उसको कोई ना कोई बहाना भी बनना है, अब वो चाहे एक्सीडेंट है, ट्यूमर है। तो उसमें एक तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को, जैसे आपने भी कहा कि बड़ा डिप्रेसिव होता है, किसी को आप बताएं कि आपको ब्रेन ट्यूमर है। लेकिन ब्रेन ट्यूमर के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो डिप्रेसिव हैं, और उसकी वजह से मरीज़ को होता है कि जी मैं जल्दी चला जाऊंगा। लेकिन ये ऐसी है कि एक यंग शख्स बाहर निकला, रोड पे एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हो गई। सो हु नोज। तो लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है सपोर्ट। अब वो सपोर्ट डॉक्टर की है, फैमिली की है, ये उनको समझाना में, और उनको ये बताना कि कौन सी चीज़ें आप इस टाइम में कर सकते हैं या कर लेनी चाहिए। अगर आपको कोई बड़े डिसीजंस लेने, बच्चों की शादियां करनी है, अगर आपको कोई जायदाद का मसला देखना है, कोई आप काम ऐसा करना चाहते हैं, इवन जो बाहर के मुल्कों में अगर किसी को आप बताएं कि ब्रेन ट्यूमर है, वो ठीक है कीमोथेरेपी इलाज सब होता रहेगा, लेकिन जब किसी भी इंसान को ये एहसास होता तो वो आखिरत का सोचता। तो वो लोग भी फौरन अच्छा हम ये चैरिटी वर्क कर लें, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाएं, ठीक है, या हम कुछ ऐसा करें जिससे बाद में लोगों को फ़ायदा होता रहे और उनको सदका जारिया मिलता रहे। अब इस्लाम में बड़ा आसान तरीका बताया गया कि अगर आप दरख्त भी लगाते हैं, लोग उसकी छांव में बैठते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, उसका तो भी वो भी सदका जारिया है। अगर आप किसी को एजुकेट करते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो वो भी सदका जारिया है। सो डिप्रेसिव मोड से निकल के पॉजिटिव मोड में आना बहुत ज़रूरी है ऐसे पेशेंट्स का, क्योंकि अगर मेरा ज़ाती सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर अल्लाह ने आपको एक दिन की ज़िंदगी दी है, 1 साल की ज़िंदगी दी है, 100 साल की ज़िंदगी दी, आप ऐसे गुजार के जाएं कि जब आप अल्लाह के सामने हाजिर हों तो आप खुद भी महसूस करें कि आपने कुछ अच्छा किया, जो भी अल्लाह ने टाइम दिया। हाँ, उसमें आपने जो है कुछ अच्छा किया, कुछ आसानियाँ की लोगों बाकी के लिए, लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए, क्योंकि नेचुरली इसी चीज़ का हिसाब किताब होना है। और मैं ये समझता हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें भी ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत जल्दी बुला लिया।
प्रॉफिट्स की जो उम्रें थी वो हज़ार साल भी थी, और अल्लाह ताला ने उनको 63 की एज में अपने पास बुला लिया, लेकिन इतनी सी उम्र में उन्होंने क्या अचीव किया कि अभी तक और आने वाले टाइम तक वो दीन और वो सब चीज़ें चलती रहेंगी। सो हम अगर पॉजिटिवली सोचें एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसीलिए जब भी मैं अपने पेशेंट से बात करता हूँ मैं ये चीज़ें ज़रूर डिस्कस करता हूँ, जो भी उनका बैकग्राउंड हो, जो भी उनका रिलीजियस बैकग्राउंड हो, ठीक है, क्योंकि जब तक वो पॉजिटिवली फील नहीं करेंगे, जब तक उनको प्रॉपर फैमिली सपोर्ट नहीं होगी, वो इस फेज से नहीं निकल सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, वो बड़ी ज़रूरत होती है फैमिली की। अच्छा जी रिजवान, आपकी क्या एक्टिविटीज़ आजकल चल रही हैं, सोशल एक्टिविटीज़, उनके हवाले से बताइएगा। कि जो ट्यूमर है वो लाइक इंसान को खा जाता है, जस्ट लाइक इन अदर वर्ड्स। तो अगर मैं एज अ सोशल वर्कर बात करूं तो सोसाइटी के अंदर जो हमारा लोअर से बिलो द लाइन जो तबका है, अगर उनको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं मिलती तो वो एक किस्म का मेलिग्नेंट ट्यूमर हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। लाइक वो इतना हार्मफुल है, वी कांट इमेजिन। इवन दो कि लाइक डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि एक पेशेंट है उसको ट्यूमर हो गया, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसको सपोर्ट चाहिए, राइट। तो जो एज अ सोशल वर्कर और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं या चैरिटीज़ वर्क कर रही हैं, तो उसमें वो एज अ सपोर्ट सिस्टम ही वर्क करते हैं उनके लिए। तो बेसिकली जो हमारी सोसाइटी के अंदर पॉवर्टी, अनएजुकेटेड जो लोग हैं उनकी एजुकेशन नहीं हो पा रही ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑल समथिंग, तो इस वजह से जितना भी मैप क्रिएट हुआ है नाउ अगर मैं बात करूं तो अभी लाइक मेरे आने की रीज़न भी यही है, इनमें से एक है कि लास्ट वीक में कुछ इतने ज़्यादा केसेस इस मंथ में हम लोगों ने देखे कि लाइक द पर्सन सेड भाई इससे तो मेरा बिल्कुल गुजारा ही नहीं हो पाएगा। लाइक उनके कोई सपोर्टर्स नहीं है, हम लोग ही हैं। लाइक दे सेड कि ब्रदर अल्लाह है, उसके बाद आप लोग हैं, राइट। क्योंकि ऐसे बहुत जो है कि हालात जो है वो कर रहे थे उसके अंदर उनका बिल्कुल गुजर बसर नहीं हो रहा। तो अब तो मजीद जो है वो आपका तंग हो चुका है। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा। मैं एक थोड़ा सा एक करता हूँ, लास्ट वीक हुआ बजे एक फालसे वाले रेडियो बेच रहे, तो कुदरती हम भाई और मैं हम उसके पास रुके, तो उसकी आंखों में आंसू थे। लाइक हम लोग बिल्कुल बिलीव नहीं करते कि हम जाते हैं रेस्टोरेंट में, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, ईच एंड एवरीथिंग, हमें बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और वो लोग हैं वो उस टाइम सिचुएशन में उसकी आंखें ये कह रही थी कि भाई बहुत शुक्रिया कि आप मुझसे कुछ परचेज कर रहे हैं। रात 1:30 बजे एक पर्सन अगर अपनी रोजी के लिए निकला हुआ है तो इस मीन के कोई ना कोई तो इशू है, राइट। सोसाइटी हमारी बिल्कुल लाइक हमें अवेयरनेस नहीं है, हम लोग बाहर नहीं निकलते, हम देखते नहीं हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को उनको सपोर्ट करनी चाहिए। तो बेसिकली रीज़न यही है कि हम लोगों को सबको सपोर्ट करनी चाहिए इन पेशेंट्स को। लोग बहुत सारे हैं ना, जाहिर सी बात है, जो मांग नहीं सकते। एग्जैक्टली एक उनकी अना है, इज्जत नफ्स है, वो इन चीज़ों पे नहीं कि वो जाकर किसी के आगे हाथ फैलाएं और मांगें कि हमें किसी चीज़ की जरूरत। एग्जैक्टली हम लोगों को एटलीस्ट उनकी यही सफ़ेद पोशी का ख्याल करते हुए उनको ऐसे सपोर्ट करना चाहिए कि उनको पता भी नहीं लगे और उनकी सपोर्ट भी हो जाए। और अल्लाह ने अगर हमें दिया है इतना, तो हमें चाहिए कि हम उस एज के हिस्से में जाके ना सपोर्ट करें जब हमें पता है कि अब हमने आखिरत का हिसाब देना। अगर हम आज से ये चीज़ क्यों स्टेप नहीं लेते? हर किसी ने जवाब देना है अल्लाह को एटलीस्ट मैंने जाके जवाब देना। मैं ये कह सकूँगा, या अल्लाह जितना मेरे में एफर्ट थी मैंने की। कुरान पाक में है कि अगर आप कोई जुल्म या इस किस्म का कोई सिनेरियोज देख रहे हैं, अगर आप हाथ से रोक सकते हैं तो उसको रोकें, अगर आप जबान से रोक सकते हैं उसको तब रोकें। अगर नहीं, ये दोनों आपके पास पावर्स नहीं है, तो आप उसको दिल में बुरा जाने। तो एटलीस्ट हम लोगों के पास अल्लाह ने हाथ पाँव दिया, हमें इतनी सोच समझ दी है कि हम लोगों को उनके लिए सपोर्ट करनी चाहिए, उनके लिए बोलना चाहिए, एटलीस्ट उनकी सपोर्ट के लिए खड़े होना चाहिए। एटलीस्ट हम सबको कंट्रीब्यूशन करके ऐसी एक फैमिली को स्टैंड अप कर देना चाहिए कि वो कल को दूसरों को स्टैंड अप करें।
नहीं बिल्कुल, और अच्छे काम में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। मैं कहती हूँ जितना आप नेकियां करते जाएंगे उतना आपके लिए भी आसानियां होती जाएंगी। हम लोग ये नहीं समझ, हम ये समझते हैं शायद अगर हम किसी की हेल्प, बात हो तो ये होता है कि रोड पे एक्सीडेंट भी हो जाए ना, लोग थोड़ा डर के मारे भी नहीं आपको हेल्प कर रहे होते हैं। वो सिर्फ इसी वजह से कि यार कोई मसला ना बन जाए या आप उसकी जद में ना आ जाए अगर वो किसी मिसाइल का, कुछ ये खौफ भी होता है। कुछ लोग जस्ट सिर्फ एक तमाशा देख रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं और शेयर कर देते हैं, सिर्फ एक काम कर रहे होते हैं। और एहसास जो है वो मैं समझती हूँ एहसास खत्म होता जा रहा है, बहुत कम, बहुत कम है, लिमिटेड हो गया, बहुत कम होगी, परसेंटेज बहुत कम हो गई है एहसास, या शायद लोगों में एहसास है उनमें दब गया कहीं, या हिम्मत नहीं कर पा रहे। तो इनिशिएटिव लेने की बात है कि हम लोग पाकिस्तानी जो है, हम लोग यही कहते हैं लाइक एक पर्सन जब इनिशिएटिव लेता है तो फिर उसके पीछे सारे लाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एटलीस्ट हम सबको एज ए इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इन लोगों की हेल्प करें, इन लोगों के लिए कुछ सपोर्ट करें। लाइक मेरा एजेंडा भी यही है कि जितनी भी सोसाइटीज वर्क करें वो एक पैनल पे आके अपने केसेस शेयर करके किसी एक पर्सन को इतना प्रोवाइड कर दें कि वो स्टैंड अप हो जाए, वो कल को हमें उनको पर मंथ ना करना पड़े, उनको इतना कर दें कि वो अपनी नेक्स्ट अर्निंग्स खुद करें। अच्छा ये भी बड़ा है ना कि अभी क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है और बहुत सारे पढ़े लिखे माशाल्लाह टैलेंटेड लोग जो हैं वो मजबूर हैं, या तो रिक्शा चला रहे होते हैं या फिर वो कहीं पे रेडी लगा के खड़े हुए हैं। तो वो इस तरह जाहिर सी बात है जो कमाना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं। और इवन तो हमारे क्राइम रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसी वजह से इंक्रीज हो रहे हैं, स्नैचिंग इंक्रीज हो रही है। हाँ, सब कुछ इसी वजह से ही हो रहा है कि हमारी पॉवर्टी, हमारा जो लोअर तबका उसको हम कर नहीं पा रहे। एक टाइम आएगा वो इतना ट्यूमर एक्सपैंड हो जाएगा कि आप कहाँ से उसको निकालेंगे, कहीं से नहीं निकाल सकते। एक जगह खत्म करेंगे, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह मैलिग्नेंट ट्यूमर यही है। तो जो बात है मैं बहुत स्ट्रेस करूंगा, और आपने एग्जांपल भी बहुत अच्छी दी ट्यूमर वाली, क्योंकि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था हम सबको पता है, हम उनकी क्यों एग्जांपल देते हैं। इवन इस्लामी माशरे में भी जब भी चेंजेस आए हैं या रेवोल्यूशन आया है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही होती है कि डिस्पैरिटी, इस्लाम में ज़कात का निज़ाम इसीलिए कि डिस्पैरिटी ना हो। लेकिन जब एक इतना एफ्लुएंट तबका हो कि दे डोंट इवन केयर फॉर एनीथिंग, और एक इतना पसमानदा तबका हो कि उनके पास बेसिक नीड्स भी ना हो, क्योंकि नेचुरली वो तबका बड़ा होता है और वो तबका बहुत छोटा होता है। एंड द डे दे स्टैंड, फिर वो बचाना मुश्किल है। दीवारें बना के बचाया नहीं जा सकता खुद को, जो कि मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी में इस वक्त बहुत ज़्यादा, कोविड से ज़्यादा मसला बेसिकली मेरे ख्याल में ये पहले भी ये बात हो चुकी है कि कोविड से शायद इतनी डेथ नहीं होती दुनिया में जितनी के ये पॉवर्टी की वजह से डेथ होती है। वो इसलिए हाईलाइट नहीं होती, मसाइल भी हमारे बढ़ जाते हैं ना फिर आजकल, जैसे हम लोगों की जहनी मसाइल भी बहुत ज़्यादा फिर इसी वजह से होते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपका जहनी दबाव होता है, देन भी इस तरह की बीमारी आपके कैंसर वगैरह तो ऐसा नहीं होता, कैंसर वगैरह तो नहीं, लेकिन उससे ये कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह में वो ट्रिगर फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है। ट्यूमर में ऐसा नहीं होता। ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर वैसे भी बहुत रेयर हैं, इट्स नॉट अ कॉमन फिनोमेना। और बल्कि मैं ये भी कहता चलूँ कि डिपेंडिंग ऑन कि ट्यूमर की टाइप क्या है या ट्यूमर कितना स्प्रेड किया हुआ है। जैसे मेरे पास एक आए पेशेंट 72 इयर्स की खातून थी, तो उनके बेटे ने मुझसे ये पूछा कि अब क्या करें। तो मैंने उन्हें कहा कि ये है तो बिनाइन ट्यूमर, लेकिन ये फैला इस लोकेशन में है जो ऑपरेट नहीं हो सकती, और वो 70+ उनकी एज है खातून की, और बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल स्टेटस, माना कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि जो आपने इनके ऑपरेशन पे खर्च करना है वो आप किसी गरीब शख्स को हेल्प आउट करते हैं। क्योंकि ये भी जैसे मैं पहले भी कहा कि कॉमन फिनोमेना है कि लोग चैरिटी का उस वक्त सोचते हैं जब मुश्किल आती है, उससे पहले। तो उनको मैंने समझाया तो वो समझ भी गए। फिर वही बात है कि लोग समझ जाते हैं अगर आप उनको आराम से समझाएं। और उसके बाद वो अपनी वालदा को घर ले गए, और मैंने भी यही कहा कि जो टाइम आपने स्पेंड करना है आप घर पे आराम से इनके साथ स्पेंड करें, रादर देन हॉस्पिटल्स में तंग होते रहें, वो बिल देते रहें, एंड एंड ऑफ द डे पेशेंट फिर भी ना बचे। तो बेस्ड ऑन द केस डिस्कशन होनी चाहिए, गाइड करना चाहिए। और अगेन हर दफ़ा या हर केस में ऑपरेशन या कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि वन डे वन हैज़ टू गो, एक दिन हर एक को चले जाना है। तो आप अकॉर्डिंगली पेशेंट्स को, फैमिली को गाइड कर सकते हैं कि उनके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ट्यूमर की टाइप या स्टेज क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सही।
अच्छा, क्या सिम्टम्स होते हैं जब ब्रेन ट्यूमर हो जाता है? एक तो जैसे मैंने कहा कि जिस दिमाग के हिस्से का ट्यूमर होगा उसके अलामात भी वैसे ही होंगे। अगर तो जो विजन का हिस्सा है जिसको ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं तो फिर नज़र का मसला होगा। अमूमन ऐसे पेशेंट्स को तो नहीं पता चलता कि मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है या मैं, तो वो अमूमन टकराना शुरू हो जाते हैं केसेस। अच्छा, ठीक है, खास तौर पे एक साइड पे, ये नहीं होता कि दोनों साइडों पे टकराएं, वो अमूमन ट्यूमर की लोकेशन की वजह से एक साइड पे अमूमन टकराना शुरू हो जाते हैं। अगर उनको दिमाग के ऐसे ऐसे ट्यूमर है जहाँ पे हमारे जैसे कोई भी हम डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग थिंकिंग अफेक्ट होती है, तो वो पेशेंट्स जो हैं उनको ये मसले मसाइल हो सकते हैं। बाज़ औक़ात वो एक ऑब्सेसिव बिहेवियर में चले जाओ। ऑब्सेसिव बिहेवियर वैसे तो यूजुअली ये साइकाइट्रिक होता है, लेकिन अगर खास तौर पे फ्रंटल लोब का ट्यूमर हो जाए तो फिर फ्रंटल लोब दिमाग का हिस्सा है, तो फिर या अगर ऐसे हिस्से का हो जाए जहाँ से हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर समझने और बोलने में मुश्किल हो जाती है। तो लोकेशन वाइज, लेकिन ब्रेन ट्यूमर अमूमन एकदम से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। बात का तो वो सिम्टम्स हल्के हल्के चल रहे होते हैं, पेशेंट सिम्टम नोट नहीं मजीद करता। भी सिम्टम्स पे बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही अटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी, शेर मोहम्मद है हमारे साथ बहावलपुर से, क्या कहना चाहेंगे? जी, वो डॉक्टर साहब से ये है कि मेरी कजन है, उनके ब्रेन में मसला है दिमाग में, तो उनको अब नजर आना भी बंद हो गया। बच्ची है 10-12 साल। अच्छा, आप कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर? उन बच्ची को क्या ब्रेन ट्यूमर है, क्या है? जी, उन्होंने अभी तो चेक नहीं कराया, कराने गया था कि ऑपरेशन करवाएंगे, क्योंकि ऐसा मसला है, तो वो डरते हैं। तो उनकी नजर कमजोर होगी बच्ची की। अब मुझे बिल्कुल कमजोर होगी, तो मुझे इतना दर्द आएगा। बच्ची ने ये सवाल किया कि बाबा दिन है कि रात है, तो मेरे तो आंसू आ गए। अच्छा, सॉरी, मुझे समझ नहीं आया, क्या बोला आपने? बच्ची कहती है मुझे नजर आना ही बंद हो गई है। उसमें सबसे पहले तो चेक करवाइए करीबी डॉक्टर को फौरन से पहले, ताकि वो आपको गाइड कर सके, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। क्योंकि सिर्फ ब्रेन ट्यूमर नहीं है, और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से नज़र जा सकती है। तो जो भी करीबी डॉक्टर हैं उनको चेक करवाएं, वो फिर आपको फर्दर गाइड करेंगे कि आई डॉक्टर को दिखाना है, न्यूरो फिजिशियन को दिखाना है, या किसी सर्जन को दिखाना। लेकिन जो आपके करीबी डॉक्टर हैं सबसे पहले तो उनको दिखाएं, और ये मुश्किल नहीं होना चाहिए, और वो उसमें आपकी ज़्यादा फीस भी नहीं लगेगी। तो स्टार्ट विद द बेसिक, जो भी आपके घर के पास डॉक्टर हैं उनको दिखाएं, वो आपको मजीद गाइड कर दें। भावलपुर में भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल, वहाँ पे दिखा दीजिए। वहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे अच्छे एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनको दिखाइए। और उसके बाद फिर जो वो फर्दर गाइड करें उसके मुताबिक फिर आगे आप करें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जाहिर सी बात है, जब बच्ची अभी 10-12 साल की, उसे नजर आना बंद हो रहा है, तो आपको तो फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसे, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है। मैं हमेशा प्रोग्राम में भी कहता हूँ कि कभी भी कोई मसला हो तो जो आपकी नियर विसिनिटी में, करीब में जो भी डॉक्टर है, सबसे पहले उसको दिखाएं। जीपी को, वो जनरल प्रैक्टिशनर कहते हैं। जैसे यूके का जो सिस्टम है, आप स्पेशलिस्ट को दिखा ही नहीं सकते जब तक आप जीपी को ना दिखाएं। ठीक है, ठीक है। सो जीपी को दिखाने के बाद आप वो बता देंगे कि आपको किस स्पेशलिस्ट को दिखाना है, वरना आप पहले मेरे पास आएंगे, मेरी फीस देंगे। फिर मैं कहूंगा नहीं, जाके दूसरे स्पेशलिस्ट को दिखाएं, फिर दूसरे स्पेशलिस्ट, उसमें टाइम भी लगेगा। पाकिस्तान में इस बड़ी कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि इसमें पैसे का ज्यादा जो भी है, लेकिन टाइम का बहुत ज्यादा ज़्यादा है डॉक्टर के। एक तो हमारे पास वैसे स्पेशलिस्ट कम है, पेशेंट्स पास का तो इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि जी मैं आया हूं तो डॉक्टर साहब ने मुझे देखने से इनकार कर दिया। आप मेरा केस ही नहीं हो, मैं आपको देख के आपको गाइड ही नहीं कर सकता, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? सो ये बड़ा कॉमन है, प्लीज टाइम वेस्ट नहीं किया करें। जो करीबी डॉक्टर है सबसे पहले उसको दिखाएं। सही है, पर फिर आप जनरल फिजिशियन को दिखाएं, ताकि फिर अगर जो भी बीमारी है उसको वो डायग्नोज करके फिर उसको आपको आगे रेकमेंड कर सके, क्योंकि स्पेशलिस्ट के पास जाना है, क्या बीमारी है एक्चुअली, तो वो आपकी काफी हद तक आपके वक्त की भी बचत हो जाएगी, और आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि क्या बीमारी है, उसके मुताबिक ही आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे सोशल एक्टिविटीज के हवाले से, एक तो ये चीजें कि आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, उसके हवाले से भी बताइए। अभी राइट नाउ हम लोगों ने एक प्लान किया है ये सिचुएशंस देखते हुए कि जितनी भी सोसाइटीज़ है, एक इंडिविजुअल सोसाइटी इतने ज़्यादा लोगों को टारगेट नहीं कर पाती, और मैक्सिमम लोगों तक प्रॉपर डोनेशन नहीं फॉरवर्ड कर पाते, क्योंकि एक लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, राइट।
अब राइट नाउ प्लान ये है कि मुल्तान की जितनी भी हमारे पास, क्योंकि हमें अल्लाह ने हर जगह किसी ना किसी को रखा हुआ है। हाँ। ये हमारे लिए बहुत शर्फ की बात है कि अल्लाह ने हमें इस चीज़ के लिए चुना, और हम बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि हम कुछ कर सकें किसी के लिए। लेकिन आप सब लोगों की सपोर्ट से होता है ये। और लाइक जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, लाइक 18 to 19 सोसाइटीज़ हैं मुल्तान में, जिनको हम एक पैनल पे ले रहे हैं। और पैनल पे लेने के बाद टोटल जितने भी केसेस हैं, हम उनको एक लिस्टिंग करने के बाद फिर जो प्रायोरिटाइज करेंगे उन केसेस को, कि जो वाकई में बहुत ज़्यादा नीडी हैं, जिनकी बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं पूरी हो पा रही, और उसको इस तरह करने का प्लान है कि उनको इतनी सपोर्ट कर दें कि वो अब आगे अपनी अर्निंग हैंड स्टार्ट कर दें। वो आगे हम उनके हाथ ना काट दें एक दफ़ा दे के फिर नेक्स्ट टाइम। तो उनको एक इतनी सपोर्ट देनी है कि वो अपनी वर्किंग खुद स्टार्ट कर दें और थोड़ा बहुत अर्निंग स्टार्ट हो, जिससे गुजर बसर स्टार्ट हो। द सेकेंड थिंग इज़ दैट मेरी सब लोगों से ये लाइक अपील समझ लें या रिक्वेस्ट समझ लें कि लाइक 3.2 जो मिलियन हमारे ब्यूरोक्रेट्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर, अच्छी फैमिलीज अवेलेबल हैं। अगर तो आप लोगों के पास डाटा अवेलेबल नहीं है, आप लोगों को लोग नज़र नहीं आते, अगर नज़र नहीं आते तो मुझसे कांटेक्ट करें। इधर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास फैमिलीज़ हैं, आप हमें डोनेशन नहीं देना चाहते, मत दें। आप खुद जाके उस फैमिली को हम प्रोवाइड कर देते हैं, आप उसको खुद सपोर्ट कर दें। रिक्वेस्ट है ये कि जो लोग कर सकते हैं एटलीस्ट वो खुद करें, क्योंकि ये लोग बहुत, ये हमारे लिए हार्मफुल साबित होंगे अगर हम लोगों इनकी इस टाइम पे सपोर्ट नहीं की। लाइक इन अदर वर्ड्स मैं अगर एक बात करूं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, हम लोगों को स्टार्ट इनिशियल अपने घर से ही लेना चाहिए। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मिसेज आरिफ हमारे साथ हैं। जी, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी, क्या कहना? मसला ये है, मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मैं जब तकिए के साथ रखती हूँ तो मेरी चक्कर आते हैं मुझे। अच्छा। या फिर मैं तकिए से सर उठाती हूँ, उठ के बैठती हूँ, फिर चक्कर आते हैं, मैं आंखें बंद कर देती हूँ। राइट साइड से जब मैं अपना मुंह फेरती हूँ तो फिर भी चक्कर आते हैं तकिए से। ऐसे सारा दिन चक्कर नहीं आते मुझे। ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप? मुझे अपनी उम्र बता दीजिए। आपकी एज क्या है? 50 ईयर। ठीक है। चक्रों की वैसे तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे खून की कमी बड़ा कॉमन है, लेकिन जैसे आप बता रही हैं ये कान के अंदर जो ऑपरेटस है जो कि मैनेज करता है बैलेंस, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगेन टीवी पे या फ़ोन पे आप ये डिटेल्स ना ले सकते हैं कंप्लीटली, ना पेशेंट को एग्जामिन कर सकते हैं। सो बेहतर यही होगा कि आप किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए करीब में, और अगर ना ठीक हो तो फिर आप ENT डॉक्टर या न्यूरो फिजिशियन, पहले बेहतर ENT को दिखा लीजिए, फिर न्यूरो फिजिशियन को अगर वो कहें तो, और आपको वो अकॉर्डिंगली गाइड कर देंगे। बाज़ औक़ात बड़े सादा से मसले होते हैं, लेकिन उनको जानना ज़रूरी होता है कि है क्यों। अगेन हम लोग डरते भी हैं कि कोई नया बड़ा मसला ना निकल आए, बाज़ औक़ात फीस और फाइनेंशियल इशू भी होते हैं। सो अगेन जो करीबी डॉक्टर हैं उनको दिखा लीजिए और वो आपको गाइड कर देंगे कि मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगेन 99% से ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो सादे मसले होते हैं और वो बड़ी आसानी से हल भी हो जाता है। अच्छा, कोई ब्लड प्रेशर की वजह से भी, जैसे ब्लड प्रेशर आपका लो हो देन भी आपको तो दोनों सूरतों में, लो या हाई, दोनों में आपको चक्कर आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि बड़ा नॉन स्पेसिफिक सा सिम्टम है कि चक्कर आ रहा है। तो लेकिन ये कि ख़ास तौर पे हम परेशान बाज़ हो जाते हैं। मैं फिर यही कहूँगा कि परेशान नहीं हूँ। सबसे पहले जो करीबी डॉक्टर हैं, गली मोहल्ले के डॉक्टर, बाज़ मैं ये टर्म यूज़ करते हुए थोड़ा सा मैं शाय महसूस करता हूँ, गली मोहल्ले के डॉक्टर। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा न खास्ता वो आप किसी भी ऐसे जो नॉन प्रोफेशनल, ये है कि जो आपके करीब में डॉक्टर हैं, ठीक है, लेकिन दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। खास जैसे मैं बार बार UK सिस्टम को इसलिए मेंशन करता हूँ क्योंकि उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग GP सिस्टम रखा हुआ है। तो GP लेवल पे ही जब ये 99% पेशेंट ट्रियाज हो जाएंगे तो सिर्फ 1% पेशेंट है जो स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। ठीक है, तो उससे बर्डन कम हो जाता है स्पेशलिस्ट का। लेकिन उसमें प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये होता है कि फिर स्पेशलिस्ट के पास पेशेंट कम होते हैं तो उनके अपने एक्सपेंसेस, तो इस वजह से जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी हर मरीज देख रहे होते हैं और उसकी वजह से एक मिक्स प्लेट बन जाती है।
तो मैं अंडरस्टैंड भी नहीं, पेशेंट भी थोड़ा पेशेंट भी डिस्टर्ब भी हो कंफ्यूज जाता है कि कंफ्यूज क्या हो है। जाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में किसी भी जो हम कहते हैं जी अमेरिका में सिस्टम है, दूसरे मुल्कों में सिस्टम है, सिस्टम यही है कि चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं। पाकिस्तान में जैसे अभी बता भी रहे थे कि मैं आपको फैमिली बता देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि पीपल डोंट ट्रस्ट, और वो इसी वजह से है क्योंकि बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ लोग इस कंफ्यूजन और एम्बिग्विटी का फायदा उठा रहे होते हैं और ज्यादातर जो लोग हैं वो तंग हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह जो है चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैम, तो लाइक अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं 3.2 मिलियन हमारे पास पाकिस्तान में टोटल ब्यूरोक्रेट्स हैं। लाइक मीन्स टू से दैट कि हम एटलीस्ट 32 लाख जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम ये नहीं कहते कि 32 के 32, एटलीस्ट 20 लाख तो किसी 20 लाख फैमिलीज को सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक इतनी अर्निंग्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग तो इवन के खाना खाते हुए रेस्टोरेंट में वो छोड़ देते हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट ये भी था कि आप जितना भी बच जाता है उसको पैक करवाएं, और रास्ते में जब नियत करके निकलेंगे कि हमने ये किसी को देना है तो अल्लाह आपको खुद वो लोग दिखाएगा, राइट। तो अभी राइट नाउ हम लोगों का स्टार्ट हुआ है एजेंडा। बहुत सारे सर्कल में ऐसे लोग हैं जो बाहर हैं, फॉरेनर्स हैं, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि अगर देखा जाए ओवरऑल फिगर्स देखे जाए तो तकरीबन 88 लाख जो पीपल पाकिस्तानी वो बाहर है, फॉरेनर्स हैं, राइट। अगर 88 लाख पाकिस्तान के लिए इधर डोनेशंस के लिए फॉरवर्ड करते हैं तो हमारे पास 88 लाख फैमिलीज, उनके लिए बहुत मिनिमम अमाउंट है। $100 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है उन लोगों के लिए, तो बहुत मिनिमम अमाउंट है कि वो $100 88 लाख मल्टीप्लाई करें तो 88 लाख फैमिलीज को हम सपोर्ट कर सकते हैं। अब फिगर्स अगर देखें तो नो डाउट 88 लाख नहीं ट्रस्ट करेंगे, ये इस तरह नहीं, एटलीस्ट 50 लाख करेंगे तो 50 लाख फैमिलीज हम उनको टच कर सकते हैं। आई डोंट नो कि इतने छोटे प्लेटफॉर्म पे हम लोग ये बात कर रहे हैं, हमारे जो फाइनेंशियल एनालिस्ट्स हैं हमारी बहुत अच्छे अच्छे पोस्टिंग पे अवेलेबल हैं लोग। अगर हम गवर्नमेंट की बात कर लें तो उनके पास ऐसे पूल्स क्यों नहीं हैं, उनके पास ऐसी स्ट्रेटजीज क्यों नहीं है, वो तो अगर अपील करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि लोग उन पर ट्रस्ट करके फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन बात वही है कि आप लोग देख ही नहीं रहे उन लोगों को। अच्छा, ये तो हम मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, अब ये चीज़ से भी हम डिनाई नहीं कर सकते, जो साहिब हैसियत हैं वो लोग डोनेट कर भी रहे हैं। लोगों का एक मैं देखती हूँ कि काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना लंगर खाना बनाए हुए हैं, उन्होंने खाना भी खिला रहे होते हैं बहुत सारे ऐसे गरीब लोगों को भी। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, एक नेकी का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवॉइड भी करते हैं इन चीज़ों को, कि वो तकसीम करना पसंद नहीं करते। आप जितना तकसीम करेंगे उतना ही आपके लिए जो है आसानियां होंगी। अच्छा, इसके साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जाहिर सी बात है एक बड़ा मुश्किल हो जाता है, खुद से आपने जब स्टार्ट लिया तो क्या क्या मसाइल देखने को मिले? लाइक मैम ये भी सुनने को मिला कि अपने लिए कर रहे हो तुमने लाइक मोबाइल ले लिया, आईफोन या मोबाइल ले लिया तो इस तरह लिया होगा डोनेशन कलेक्ट करके, लेकिन उन चीज़ों को मुझे बाबा ने हमेशा एक बात समझाई है। बाबा कहते हैं कि आप लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे यार। हाँ। आपने ये ना उनके लिए कर रहे ना आपको उनकी सपोर्ट की ये आपका खुदा और आप जानते हैं, ये रब और आपका मामला, अल्लाह ने आपको चुन लिया इस एज के अंदर। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल, इस पे मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेंड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, बात कर रहे थे हम इस चीज़ पे कि किस तरह लोगों का रवैया था आपके साथ। नो डाउट। तो मैम इस तरह की काफ़ी चीज़ सुनने के लिए, तो बाबा ने मुझे यही गाइड किया कि बेटा आपको इन लोगों ने अजर नहीं देना, अजर अल्लाह ने देना है, और इस एज में अगर आपको चुना गया है तो ये आपके लिए ऑनर की बात है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है बंदा फेडअप हो जाता है, चीज़ें सुन के डिप्रेस्ड हो जाता है। और अगर हम मेडिकल टर्म्स से भी इसको रिलेट करें तो जो चैरिटी है और आप किसी की हेल्प करते हैं ना, तो डोपामिन ऑलरेडी एक हार्मोन है, वो रिलीज होता है, उससे एक हैप्पीनेस बंदे को फील होती है, दिली तस्कीन होती है ना। आप जब कोई अच्छा, ऐसे वैसे भी अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप कोई अच्छा काम करके आए हैं तो आपको वाकई बड़ा आप सेटिस्फाई, बड़ा आप हैप्पी, आपकी बड़ी अच्छी फीलिंग्स होती हैं। तो हम लोग इसी एजेंडा पे वर्क कर रहे हैं कि सब एक पैनल पे इकट्ठे होके सबको एक लिस्टिंग करके फिर हम मेन जो प्रायोरिटाइज करके फैमिलीज को उनको सपोर्ट करें। और इवन दो अगर मैं खुद स्टार्ट कर रहा हूँ कि फर्स्ट डोनेशन हम खुद देंगे,
ठीक है। अगर जितने भी फॉरेनर्स फ्रेंड हैं, जो लोग देख रहे हैं, अगर वो देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, देंगे बस। अगर नहीं देना चाहते, उनको ट्रस्ट नहीं है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर उनके दिल में नियत है और उनको ये डर है कि आपसे अल्लाह पूछेगा, आपसे पूछेगा, मुझसे पूछेगा, हर एक पर्सन के तुम खा रहे थे, तुम्हारा साथ वाला भूखा था, वाई? तो उसके लिए हम आपको फैमिली देते हैं, आप उन तक खुद डोनेशंस प्रोवाइड करें। बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनको आप हेल्प आउट कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह हम इस पे तो आ गए सिम्टम्स पे, अब वो जो हाथ पे और उस पे इलाज पे किस तरह हम उनको उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं? श्योर। सो ट्रीटमेंट जैसे हमने पहले डिस्कस किया, पहले तो कंफर्म कर लें कि टाइप क्या है, या अच्छा वाला ट्यूमर है या वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, किस तरह का ट्यूमर है। फिर बेस्ड ऑन द लोकेशन के, ऐसी लोकेशन है कि वहाँ पे ऑपरेट भी हो सकता है या नहीं, बाद में पता चले ऑपरेशन में आपने ज़्यादा नुकसान कर दिया मरीज का। सो ऑपरेशन किया जा सकता है, कीमोथेरेपी हो सकती है। सर्जरी तो बड़ी मुश्किल होती होगी इस वजह ब्रेन। एब्सोल्युटली उसमें, लेकिन अब एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि सर्जरी सेफ हो, न्यूरो नेविगेशन है, इंट्राऑपरेटिव मॉनिटरिंग है, और बहुत सारी मॉडलिटीज़ ऐसी आ गई हैं जिससे सर्जरी काफ़ी सेफ हो गई है। अच्छा, ठीक है। लेकिन नेचुरली ब्रेन सर्जरी है तो रिस्क तो इन्वॉल्व है। फिर कीमोथेरेपी हो गई, कीमोथेरेपी के बाद रेडियोथेरेपी हो सकती है। अब सर्जरी की और बहुत सारी मोडालिटीज़ भी ऐसी अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि की जा सकती है। मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी हैं, एंडोस्कोपिक सर्जरीज हैं, तो ये सब हो सकता है। सो अमूमन उससे ये है कि आप पेशेंट को, अगर तो बिनाइन है फिर तो यू कैन हेल्प, निकालने की ज़रूरत है तो निकाल दें, नहीं निकालने की ज़रूरत है उसको ऑब्जर्व करते रहें कि उस कितनी रैपिडली बढ़ रहा है। लेकिन अगर मेलिग्नेंट है तो, और डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड 2 है, 3 है, 4 है, क्योंकि 4 का मतलब है कि वो सबसे बुरा वाला ट्यूमर, तो उसके अमूमन फिर प्रोग्नोसिस पे बात होती है कि जी मरीज बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। सही। अगर बच पाएगा तो कितना अरसा बच पाएगा। तो अगेन, जैसे मैं पहले भी इसी प्रोग्राम में भी हम बात कर रहे थे कि डिपेंडिंग ऑन के हम सबका ये बिलीफ है कि हमने एक दिन चले जाना है, तो इंस्टेड कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो 2-4 महीने बचाने में कर लें और लाखों करोड़ों रुपए उधर खर्च कर दें, अगर आप वो हेल्प आउट कर देते हैं आम लोगों की जो हेल्दी हैं, जिनको एक ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो एक सदका जारिया भी होगा और मेरे ख्याल में उससे आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। लेकिन ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। नेचुरली ट्रीटमेंट अगर अवेलेबल है करना चाहिए, अफोर्डेबल है करना चाहिए, लेकिन डिपेंडिंग ऑन के आपका पर्सपेक्टिव, ये आइडिया ऑफ लाइफ क्या है उसके मुताबिक आप इसको जरूर देखें और डिस्कस भी करें। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं और अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं? मेरे ख्याल में उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो है थोड़ा सा वॉक, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं शुरू से, बचपन से। दूसरा, अगर आपको फास्ट फूड खाना है या बाकी अनहेल्दी फूड भी खाना है तो उसको आप रखिए, उसको बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल नहीं दें, लेकिन आप ज़्यादा बड़ा पोर्शन या ज़्यादा जो दिन है महीने के वो अच्छी डाइट खाने में, फ्रूट्स, वेजिटेबल और हेल्दी डाइट खाने में इस्तेमाल। लेकिन अहम चीज़ जो है वो वॉक, एक्सरसाइज एंड जो एक बहुत बड़ा फैक्टर, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी इंसान बेसिकली 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक फिजिकल जो नज़र आ रहा है, एक साइकोलॉजिकल जो आपके दिमाग में चल रहा है, और एक स्पिरिचुअल जो आपके कनेक्शन है डिवाइन बॉडी के साथ। सो इन तीनों को बैलेंस में रखने के लिए इबादत हैं, ठीक है, चैरिटी है या इस तरह की चीज़ें जिससे आप, और फैमिली सपोर्ट है जिससे आप साइकोलॉजिकली अच्छा महसूस करते हैं, फिजिकली वॉक एंड एक्सरसाइज। तो तीनों का बैलेंस जो है वो होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा अकीदा यही है कि ऐसा सिर्फ एक ही हस्ती अचीव कर पाई, और मैं जब भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ता हूँ उतना ही ज़्यादा सीखता हूँ, उतने ही उसमें मज़ीद मैसेजेस मिलते हैं। बात है, उसवा हसना है उनकी ज़िंदगी, उन पे अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना। और अगर अल्लाह ताला ने उनको इतना टफ टाइम दिया, इतना कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में टफ टाइम देखा, तो मेरे ख्याल में हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? एग्जैक्टली मैम, मेरा मैसेज यही है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं तो आज वो इस चीज़ का एटलीस्ट खुद से वादा करें, आज इस चीज़ की नीयत करें कि हम निकलेंगे, लोगों को देखेंगे, हमने सपोर्ट करना है। आज हम लोगों ने जवाब देना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हमने जवाब एक ना एक दिन देना है। तो वी हैव टू डू अ वर्क फॉर द पुअर पीपल एंड इस पॉवर्टी को, आई डोंट नो, शायद सख्त वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पता नहीं लोगों के ज़मीर मर गए हैं। कफन भिजवाने की ज़रूरत है इन सब लोगों के घरों पे एक एक,
कि भाई मरना है तुम लोगों ने, मर जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। बस एक अच्छा काम जो है वो हमेशा इंसान को करे। Exactly. बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो वहाँ से कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं जी आज इंजीनियर अहमद कमाल साहब, जो कि इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी मुश्तबा अफजल साहब, जो कि सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। वेलकम। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, इनसे आज हम डिफरेंट इश्यूज पे बात करेंगे जो आजकल हम देख रहे हैं। मौसम जो है एकदम चेंज हुआ है, उसके हवाले से बात करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के असरात पे बात करेंगे। और साथ साथ जिस तरह आजकल रोड एक्सीडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। क्या रीजंस हैं, किस तरह ये रेस्क्यू करते हैं, इनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इस हवाले से बात करेंगे। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक माशाल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ना, जैसे एक पहले तो हीट वेव आई और उसके बाद अब थोड़ा मौसम जो है वो 4 दिन से बड़ा पुरसकून, बड़ा खुशगवार सा है। उसके हवाले से बताएं, उस टाइम हीट वेव में आपकी क्या क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और आप उनको लेकर चल रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस दफ़ा का जो मार्च गुजरा है 2022 का, अगर कंपैरिजन करें आप पिछले सालों की निस्बत, तो इस मार्च में जो गर्मी की शिद्दत थी वो पिछले किसी मार्च में शायद नहीं थी। और अगर चेक किया जाए तो पता ये चलता है कि डेथ्स की जो रेट है हीट वेव्स की वजह से वो इस साल में बहुत ज़्यादा थी और 90 के करीब कैजुअलिटीज़ हुई हीट वेव की वजह से। पाकिस्तान और इंडिया में अगर इनका दोनों का मिला के देखा जाए, ठीक है, तो शायद ये बहुत सारे पिछले सालों में इस तरह की डेथ्स नहीं हुई हैं। तो ये सडन चेंज ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है। तो इस दफ़ा तमाम जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो हाई अलर्ट हो गए थे इसी हवाले से, क्योंकि ये बिल्कुल सडन था हीट वेव का टाइम से पहले आ जाना। तो उसमें हंगामी बुनियादों के ऊपर तमाम महकमों ने, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई, इमीडिएट प्रोग्राम शुरू किए गए। उसमें रेस्क्यू 1122 के ज़िम्मे जो जिम्मेदारियां लगी थी, उसमें हीट वेव सेंटर का क़याम, हमारे रेस्क्यू 1122 मुल्तान के अंदर हमारे 7 मेन स्टेशन है, उसके अंदर हीट सेंटर्स बना दिए गए। इसके अलावा हमारे फायर ब्रिगेड के स्टेशन जो हमारे साथ होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो मिला के 10 से 12 हीट वेव सेंटर्स हम लोगों ने यहाँ पे बनाए, जिसके अंदर आम लोगों के लिए पानी, उनके लिए साल्ट वाला पानी, फ्लूइड्स को रखा, और फर्स्ट एड के लिए साथ में एम्बुलेंसेस को बैकअप पे हमने वहाँ पे रख दिया कि अगर हीट स्ट्रोक की पोजीशन हो जाती है, हीट स्ट्रोक की कंडीशन ले जाता है, तो टाइमली उसकी शिफ्टिंग की जा सके। इसके अलावा मसनूई रेन का भी हमने सबसे पहले यहाँ पे मुल्तान के अंदर शुरू किया और अपने फायर व्हीकल्स के थ्रू डीसी साहब की डायरेक्शन के ऊपर हम लोगों ने मसनूई बारिश का भी किया, ताकि वो सिंबॉलिक था। हाँ, वो बिल्कुल एक मशहूर है घंटा घर वाली साइड जी, बिल्कुल घंटा घर वाली साइड पे, तो वो एक मसनूई तरीके से थोड़ी कूलिंग पैदा करने की कोशिश की गई। तो हीट, उसके अलावा स्कूल कॉलेजेस के अंदर, प्राइवेट इदारे, वर्क प्लेसेस के ऊपर हमारी ट्रेनिंग से सेशंस इमीडिएटली हमें शुरू करने पड़े। स्टूडेंट्स को, लोगों को, वर्क प्लेस पे काम करने वाले लोगों को बताना पड़ा कि हीट वेव से कैसे आप लोग बच सकते हैं, कैसे सर को ढांप के रखें। हीट वेव्स के बारे में बताया गया कि उनसे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो इनिशियली जो पहली इसमें होती है उसे कहते हैं हीट क्रैम्प। हीट क्रैम्प बेसिकली इनिशियल स्टेज है हीट वेव की सूरत में, जब आपको हीट की वजह से कोई बीमारी होती है, अगर उसका इन टाइम पे ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वो हीट एग्जॉशन के अंदर वो शेप ले लेती है, उसकी शक्ल चली जाती है, जो कि बतदरीज खतरनाक सूरत हाल है। और अल्टीमेटली खुदा न खास्ता अगर हीट एग्जॉशन को भी ट्रीट ना किया जाए टाइमली, तो वो हीट स्ट्रोक की शक्ल में आ जाता है। और हीट स्ट्रोक बेसिकली एक ऐसी पोजीशन है कि जो अल्टीमेटली आप उसको प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट नहीं है, आप फर्स्ट एड जरूर दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उस पेशेंट ने हॉस्पिटल शिफ्ट होना होता है, क्योंकि नॉर्मली वो शॉक की कंडीशन में चला जाता है, तो वो एक खतरनाक सूरत हाल होती है। तो इस टाइप की अवेयरनेस लोगों के अंदर देना बहुत ज़रूरी था। तो रेस्क्यू 1112 ने, जैसे कि बाकी फील्ड्स में ऑलरेडी माशाल्लाह से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हीट वेव में भी हम लोगों ने गवर्नमेंट को भरपूर सपोर्ट किया और अपना रोल प्ले। सही। अच्छा सर, आपसे भी जानेंगे कि आपकी सोशल एक्टिविटीज़ क्या है? मैडम, हीट वेव के हवाले से जो ही ये हीट वेव का जो पहली बार इस तरह का फील किया गया है कि ये भी एक समाजी इशू और हेल्थ कंसर्न और सेहत के ऊपर मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं, तो ज़िली इंतज़ामिया, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, रेस्क्यू 1112, DDMA और हेल्थ डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर, क्योंकि हम लोग समाजी वर्कर हैं, तो
इनके साथ मिल के हमने इनकी मशावरत के साथ तो हीट वेव में हमने अपना हिस्सा डाला है और इसमें अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की गई हैं, लोगों को मैसेजेस के ज़रिए, FM रेडियो के ज़रिए और मैसेजेस जो है ना पब्लिक प्लेसेस पे हमने लगाए गए हैं, डिस्प्ले हुए हैं और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर भी मैसेज दिए गए हैं। ठीक है। और रेस्क्यू 1112 के साथ हमारा है, इनका कोलेबोरेशन है और मशावरत भी हमारी होती रहती है कबल अज़ वक्त के। अभी वो ये जिक्र कर रहे थे कि शावरिंग का अमल किया गया है। जब ये पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच हो रहा था उस वक्त शदीद गर्मी थी और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत पे वो कैंप भी लगाए गए हैं, कूलिंग कैंप जो हैं और हीट वेव से बचाव के लिए लोगों के लिए, और साथ जो है शावरिंग का अमल वहीं पे भी क्योंकि मुल्तान की गर्मी तो वैसे ही बड़ी मशहूर है। उस वक्त बहुत ज़्यादा हीट थी और जो वहाँ पे जो तमाशाई आए हुए थे दूर दूर से देखने के लिए, ग्राउंड से बाहर भी शावरिंग की गई और उसके अलावा बिहाली चौक और बहावलपुर बाईपास के ऊपर भी हमने इनके ताउन से मिलकर ये अमल मुकम्मल किया। अभी तो एकदम मौसम चेंज हुआ है ना, जैसे अभी मैंने स्टार्ट में सर से भी बात करी थी कि अभी तो जून में थोड़ा ये हो गया, कमी हो गई है, अब तो ऐसा लगता है रात को भी ठंड फील हो रही होती है। बेसिकली मैडम ये मौसम एकदम मौसमियाती तब्दीली, असल में ये फर्स्ट टाइम देखें हम लोग हीट वेव है, लेकिन हमने इसको इस तरह पहले कभी नहीं लिया कि जी इससे जो है ना इंसानों का जो है ना नुकसान हो रहा है और इंसान जो है ना बेहोश हो रहे हैं और हॉस्पिटल जा रहे हैं। हमने इसको आम रूटीन में कहा, लेकिन अब देखा जाए तो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 1998 से लेके 1998 से लेके 2017 तक कम से कम 1,66,000 जो लोग हैं दुनिया भर में उनकी डेथ हुई है। ये बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त एकदम से। हाँ, लेकिन अब बड़े सगीर का देखा जाए, पाकिस्तान में देखा जाए और ख़ास तौर पर मुल्तान की गर्मी तो ज़्यादा मशहूर ही है, तो क्योंकि लोग इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और हीट वेव का भी ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। इसको देखते हुए हमने जो है ना कुछ स्टेप लिए हैं। पहली बार ये स्टेप लिए गए हैं कि अवेयरनेस पहले और फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है ना, जिसमें सिविल सोसाइटी है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, CSOs हैं, छोटी NGOs हैं और सर्ट के लोग हैं, कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो बनाई हुई है रेस्क्यू 1122 ने और समाजी इदारों ने। तो हमने मिल के काविश की है कि कम अज़ कम उसमें से 100 लोग जो है ना वो एज ए फ्रंट लाइन वर्कर इस मौजू को, इस टॉपिक को, इस इशू को पहले समझें, रियलाइज़ करें, अपने घरों तक बताएं और उसके अलावा हम लोग इस काबिल होंगे कि नेक्स्ट अगर इस तरह की वेव आती है तो हमारे पास फ्रंट लाइन एक जो फोर्स है ना वो हमारे पास मौजूद है। अच्छा, आप समझते हैं कि जैसे अभी मौसम थोड़ा चेंज हुआ है तो इसके बाद हीट वेव आने का है मैडम? अभी आ सकता है, खतरा है? अभी जो इस इलाके की, पाकिस्तान की जो मौसमियाती तब्दीली की ज़द में हम लोग और एक पूरी वजारत इसके लिए मौसमियाती तब्दीली की वजारत भी काम कर रही है, तो इसी को देखते हुए अब देखें कि किसी वक्त भी पाकिस्तान में अचानक बारिशें हो गई, हीट वेव आ गई, कहीं पे देखें तो बर्फबारी हो रही है, कहीं पे देखें तो 50 से ऊपर है दर्जा टेम्परेचर। तो ये जो इस तरह के जो अप डाउन है ना ये साथ साथ अभी चल रहे हैं। तो क्योंकि अभी सीजन ख़त्म नहीं हुआ तो अभी जो मैं देख रहा था कि अभी 15 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद में भी दोबारा लहर आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है कि दोबारा लहर। जी मैडम। अच्छा, उसके हवाले से रेस्क्यू 1122 जो है उसके क्या इक़दाम हैं, अगर आ सकती है तो? देखिए, इसके लिए एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो फर्स्ट एडर्स हैं, जो बेसिकली हमारे एम्बुलेंस का स्टाफ है, पैरामेडिक्स जिन्हें कहा जाता है, उनके पास बेसिक नॉलेज है मेडिकल का, फर्स्ट एड देने का। ठीक है। तो उस हवाले से एक बड़ी स्ट्रेंथ ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है जो कि वर्किंग कर रही है। और स्पेशली जब से मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का ये भी आप लोगों का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, तो वो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, बड़े महारत है। साफ ज़ाहिर है कि रिसेंटली सिलेक्ट होकर आए लास्ट 4 ईयर में, अच्छी ट्रेनिंग्स लेकर आए। ठीक है। और वो शुरू से ही उनके पहले दिन से उनके जहन में ये था कि मैंने इंडिविजुअली जाके किसी बंदे को फर्स्ट एड देनी है। तो उस हवाले से हमारे पास एक बड़ा बैकअप फोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह पैरामेडिक की फॉर्म के अंदर। ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की दोबारा कोई हीट वेव का बनता है तो हमारी ये 200-300 की तादाद में जो पैरामेडिक मौजूद है डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के अंदर, वो इंशाल्लाह हमारी रूटीन है, जब भी इस तरह का कोई मेजर मामला बनता है तो फिर रूटीन की ड्यूटी खत्म हो जाती है। हमारी सारी शिफ्ट जो हैं वो स्विच कर जाती हैं 12 आवर ड्यूटी के ऊपर। और माशाल्लाह से हमारे लड़कों को इतना स्टेमिना भी है कि 24 आवर वर्किंग करने के लिए भी तैयार है। तो इसलिए बिल्कुल परेशानी की बात इस हवाले से नहीं है।
वर्कर्स की बिल्कुल कमी नहीं है, और इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट भी साफ ज़ाहिर साथ मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मुल्तान के अंदर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई वेव आ जाती है सडन दोबारा भी, तो भरपूर अंदाज से उसको रिस्पॉन्स करने के लिए भी मौजूद है। हमारे पास 30 एम्बुलेंसेज हैं हमारे तहसीलों के अंदर भी, ज़िले के अंदर, तो भरपूर हमारे पास इंशाल्लाह फोर्स है इस चीज़ को मैनेज करने के। अच्छा, जिस तरह अभी फ़ौरन मौसम चेंज हुआ है तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सैलाब का खर्चा भी है, और अभी बहुत सारी हम शुक्र है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी लोग कोशिश कर रहे हैं। आपकी क्या इस हवाले से इक़दामात हैं कि अगर इस तरह का कोई ख़तरा होता है तो आप लोग उनका रेस्क्यू के हवाले से क्या जिम्मेदारियाँ हैं? जी, फ्लड तो अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू डबल 122 2010 से लेके अब तक जितने भी फ्लड की सूरत हाल बनी है उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर, फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, इवन के पाकिस्तान आर्मी के साथ रेस्क्यू डबल 122 को फ्रंट लाइन्स पे पाया गया, सब लोगों ने देखा है। और रूटीन में हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है, स्पेशली हम लोग मई बल्कि अप्रैल के एंड पे हम अपने इंटरनल जो हमारी मशीनरी होती है फ्लड को जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना होता है, OBM इंजन होते हैं बोट के साथ, लाइफ जैकेट्स हैं, हमारे फ्लड से रिलेटेड जो भी एक्सेसरीज हैं उनको हम अप्रैल में रेडी कर लेते हैं पूरी तरह से। मई के शुरू से हमारी मोक एक्सरसाइज होना शुरू हो जाती हैं, इंटरनल मोक एक्सरसाइज की जाती है सबसे पहले। उसके बाद DDMA की डायरेक्शन के ऊपर NDMA के जो ज़ैली इदारा है, हमारी एक एक्सटर्नल मोक एक्सरसाइज होती है। इस वक्त हम मई की अपनी एक्सटर्नल मोक एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिकली एक्सटर्नल मोक एक्सरसाइज में तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके एक अमली मशक का मुजाहरा किया जाता है, जो कि हर साल हम लोग करते हैं। और मई की इस एक्सरसाइज में तमाम डिपार्टमेंट्स ने हमारे साथ मिलकर काम किया। एक मसनूई फ्लड आने की सूरत हाल का एक सिटी बनाया जाता है, फ्लड प्रोन सिटी। वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपना कैंप लगा रहे होते हैं, रेस्क्यू डबल 122 अपनी बोट्स के साथ, अपने इक्विपमेंट्स के साथ। उस जगह पे एक फर्जी मशकों का अमल होता है जिसमें DC साहब भी ज्वाइन करते हैं उस एक्सरसाइज को। एक्सटर्नल नुमाइंदा DDMA की तरफ से आए होते हैं, वो भी देख रहे होते हैं। तो वो हमारी बड़ी कामयाबी से हमने पहली मोक एक्सरसाइज कर ली है, अपना इक्विपमेंट को पूरी तरह से चेक कर लिया था। इस वक्त सेकेंड एक्सरसाइज के हम करीब हैं, उसकी तैयारी जारी है। तो फ्लड के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू डबल 122 मुल्तान भरपूर अंदाज में तैयार है। सही। अब तो फर्स्ट एड क्या देते हैं आप लोग? बेसिकली फ्लड के अंदर जो मुल्तान की जैसे सूरत हाल है, यहाँ 200 किलोमीटर का बेड लगता है मुल्तान के अंदर। अगर आप देखें मुल्तान से शुरू होकर जलालपुर तक जा रहा होता है, ये 200 किलोमीटर का लंबा बेल्ट है। इसके आसपास के जितने इलाके हैं, यहाँ के जो लोग गरीब लोग अंदर ही बैठे रह जाते हैं। हालांकि डिस्ट्रिक्ट की तरफ से उन लोगों को बिफोर टाइम उनको इंटीमेट किया जा रहा होता है कि फ्लड की सूरत हाल है, पानी के रेले ज्यादा आ रहे हैं, तो उस सूरत में इनको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। ये एंड टाइम तक वेट कर रहे होते हैं पानी के आने का। ये शायद रिलाई नहीं कर रहे होते उन इंफॉर्मेशन का जो कि गवर्नमेंट इनको इदारे इनको दे रहे होते हैं। तो एंड टाइम पे जिस वक्त पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस सूरत में इन लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करके लाना, इनके सामान को, इनके सारी लॉजिस्टिक को बाहर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने PDMA के साथ मिलके कैंप्स इंस्टॉल किए होते हैं। इनकी आर्जी तौर पे इनको कैंप दिया जाता है, फूड का इंतजाम इन लोगों के लिए किया जाता है। और नॉर्मली फ्लड के अंदर स्नेक बाइट की एमरजेंसीज और इससे रिलेटेड एमरजेंसीज इस टाइप की होती हैं, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट भी साथ मौजूद होता है। बेसिकली इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है ट्रांसपोर्ट होने का, शिफ्ट होने का। क्योंकि लोगों के घर होता है आपके, क्योंकि अप्लाइयत होती है तो वो चीजें बड़ा लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम यहाँ से छोड़कर कहीं शिफ्ट हों, क्योंकि उनके जानवर भी होते हैं, बहुत सारे घर का सामान भी होगा। अभी मैं कल एक देख रही थी न्यूज़ में भी कि छत गिरने से जो है वो काफ़ी लोग जो है उनका नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान भी हुआ। तो इस तरह की जो अब चीज़ें हैं वो देखने में आ रही हैं। लोगों का बड़ा मुश्किल होता है रिस्पांस करना ऐसे लोगों के लिए। तो आपको तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह 38,000 लोगों को ट्रांसपोर्टेशन हम लोग दे चुके हैं। रेस्क्यू डबल 122 मुल्तान जब से अपनी वर्किंग कर रहा है, तो इसमें 2010 के मेन फ्लड से लेके स्पेशली जो स्ट्राइक किया मुल्तान के एरिया में वो 2014 वाला फ्लड था, और उसमें मोर देन 21,000 के करीब लोगों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ा। उनको हमने सेफ प्लेसेस के ऊपर शिफ्ट किया सेफली। तो एक्सपर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से गो थ्रू। हर साल हमारी तैयारी हो जाती है, डिप्लॉयमेंट भी इवन हो जाती है। जैसे कि 2019 में 2020 में भी हमारी डिप्लॉयमेंट रही, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं पड़ी। सही सर, आप क्या समझते हैं कि आम आदमी जो है वो किस तरह मुतासिर होता है, उसके क्या असरात हैं? मैडम ये है जो आफात हैं, अगर हीट वेव को देखा जाए या अगर बारिशों का और फ्लड का भी जो हवाले से बात हो रही है, तो डेफिनेटली अभी पाकिस्तान में देखा जाए या साउथ पंजाब का हम लोग बात करें
तो यहाँ पर ज़्यादातर जो दरियाई इलाका जात है, अगर फ्लड के सिलसिले में देखा जाए तो लोग इतना कोई अमीर नहीं है और उसी के ऊपर खेती बाड़ी के ऊपर उनका गुजारा है। अगर फ्लड आता है तो उनके ज़ाहिर है कि जो माल मवेशी हैं उनके ज़रिए माश है वो छिन जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी होती है। तो इस हवाले से नुकसानात तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पहले भी हुए हैं और अब भी कोशिश है कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी रेस्क्यू डेवलपमेंट टू अंडर द अम्ब्रेला DTMA, तो ये हम लोग कोशिश होती है सिविल सोसाइटी की, ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स की, कि लोगों को कबल वक्त आगाह किया जाए, अर्ली वार्न किया जाए और उनके जो प्लान पहले बने होते हैं, मनसूबा बनाते हैं कि जी फ्लड से पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्लड आ जाए तो फिर किस तरह हम किन इदारों के साथ रब्ता करेंगे, उसमें हम लोग कहाँ निकल के जाएंगे और कौन कौन से ऐसे जगह हैं, सेफ प्लेसेस हैं या ऐसी जगह जहाँ पे जो ना गवर्नमेंट ने फ्लड कैंप जहाँ पे अनाउंस किए हुए हैं, ताकि वीमेन हैं, पर्सन में डिसेबिलिटी हैं, बच्चे हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का, खुराक का, इस तरह का ख्याल भी रखा जा सके और उनकी सेहत व सफाई को भी बेहतर और खुराक भी हर चीज़ वक्त के ऊपर पहुंचाई जा सके। तो जो ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स हैं, समाजी कारकुनान हैं, ये अपना किरदार इस तरह अदा करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी? मैडम हमारे जो प्रोजेक्ट के हवाले से ये है कि जो मंसूबे हैं, एक तो हीट वेव के हवाले से हम लोग ज़िली इंतज़ामिया के साथ मुल्तान में, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया DTMA के साथ, रेस्क्यू डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट की भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन और सोशल वेलफेयर की, इसमें हमने जो अवेयरनेस के हवाले से काम किया है और शावरिंग का भी हम लोग जिक्र कर रहे थे, कैंपिंग की है हीट वेव, कोल्ड वेव की रोकथाम के लिए और ज़्यादातर FM के हवाले से, रेडियो के हवाले से लोगों को मैसेज भी दिए हैं कि अगर वो बाहर निकलें तो किस तरह निकलें और पानी का इस्तेमाल करने ज़्यादा क्या इकदाम करें, इकदाम क्या करने चाहिए अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा इशू हो जाए कि जिसमें अगर हीट को किसी को लग जाए। अब ये आम आदमी तक ये पैगाम पहुंच रहा है तो फौरी तौर के ऊपर रेस्क्यू डेवलपमेंट नंबर 2 को हेल्पलाइन पे कॉल करें और आगे जो सिस्टम उन्होंने डेवलप किया हुआ कि एक डेस्क जो है ना DHQ में भी इस्टेब्लिश है, हीट वेव हीट स्ट्रोक के जो मरीज़ आते हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है कि अवाम-उन-नास अपना किरदार अदा करें, सरकारी गैर सरकारी इदारे, गवर्नमेंट के इदारे हैं और जो सर्विसेज दे रहे हैं इदारे जिसमें रेस्क्यू है और उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो अपनी सर्विस को बेहतर अंदाज में करें और कर भी रहे हैं ताकि एक बंदा अगर मुतासर हुआ है तो फौरी तौर पर उसको रिलीफ मिल सके, अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिल सके। अच्छा, आप क्या समझते हैं, जिस तरह इंसान तो मुतासिर होता ही होता है, जाहिर सी बात है हीट वेव की वजह से, हमारे जो पौधे हैं, दरख्त हैं, वो कितना मुतासिर हो? मैडम इस तरह है कि क्योंकि हमारे माहौल का हिस्सा हैं और मौसमियाती तब्दीली की बात भी प्रोग्राम के स्टार्ट में हुई है कि एक तो इंसान मुतासर हुए हैं, उसके साथ उनका लाइवलीहुड भी उनके साथ मुंसलिक है और इस एरिया को अगर देखा जाए तो बागात हैं, ज़राअत हैं, इसके ऊपर हज़ारों लाखों ख़ानदानों का इन्हिसार है। तो जानवर भी लोग पालते हैं अपने रोज़गार के लिए, तो उनका चारा ज़ाहिर कम होता है, पानी भी बाज़ औक़ात कम मिलता है। जिस तरह हीट वेव के असरात इंसान के ऊपर होते हैं, अगर पानी की कमी हो जाए तो बाज़ औक़ात देखा होगा जानवर भी चलते चलते गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं और कई जानवर की डेथ भी। अभी आप रिसेंटली देखें कि चौलिस्तान में अगर देखा जाए तो हीट वेव के असरात आए हैं, ड्राउट आया है, बहुत सारे जानवर मुतासर हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और पानी ना मिलने की वजह से खुशकसारी बढ़ी है, तो कुछ असरात क्योंकि ये करीबी है ज़िला हमारा, तो इसके ऊपर भी असरात आए हैं। बागात को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक या लोगों से जो गुफ्तगू हुई है काश्तकारों से, प्रोड्यूसर के साथ जो बागात हैं जिनके आमों के ख़ास तौर पे, उसमें 50% कमी वाकई सुनाई दी है। कह रहे हैं लोग कि अब वो उतना नहीं है प्रोडक्शन जो पिछले साल थी। ये हीट वेव के जो बदतरीन असरात हैं वो ये हैं कि उनकी जो रोज़गार है उसके ऊपर असरात हुए हैं, रोज़गार के ऊपर असरात हुए हैं, तो उनको जो लाइफ स्टाइल है वो भी, महंगाई भी बढ़ी है, वो भी डिस्टर्ब हुआ है। राइस में महंगाई भी हुई थी, हमारा मौसम का भी एकदम से चेंज होना, प्रोडक्शन भी उनकी ज़ाहिर कम हुई है, रोजगार भी कम हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिस तरह हम बात कर रहे थे रेस्क्यू 112 की, जाहिर सी बात काम बेहतरीन काम कर रहे हैं माशाल्लाह। हमेशा हमने ये देखा है कि जब भी कोई मुश्किल आई है तो रेस्क्यू 112 जो है वो हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है? मतलब बड़ी खुशी होती है इस तरह के कमेंट्स को सर्विस के बारे में देता है कि फ्रंट लाइन पे देखते हैं आप लोग रेस्क्यू 112 को काम करते हुए।
इंटरनली होती हैं हमारी इश्यूज हैं रिलेटेड टू सोसाइटी रिगार्डिंग रोड्स, खुदा न खास्ता किसी जगह पे उस वक्त बड़ा फिक्र हो रही होती है, उस वक्त आपको रिस्पांस करने के लिए किसी जगह पे जाना है, हाँ, लेकिन रास्ते में रास्ता नहीं मिल रहा होता। रास्ता प्रॉपर नहीं मिल रहा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, रोड टूटा हुआ है, या लोग जो है वो ट्रैफिक रूल्स को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, हाँ, मोटरसाइकिल वाले दरमियान में बड़े खतरनाक अंदाज में गुजर रहे होते हैं, तो इमरजेंसी सर्विस ने साफ ज़ाहिर है अपने रिस्पांस टाइम को मेंटेन करना होता है। हमारी गाड़ियों में ट्रैकर लगे होते हैं, वाटर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहा होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब तो हमारे डायरेक्टर जनरल साहब इवन के डे 1 से लेके, लेकिन स्पेशल एम्फेसिस है, मतलब डे का आगाज़ ही उनकी मीटिंग से होता है, जो कि तमाम डिस्ट्रिक्ट के हेड्स, 36 ज़िलों के हेड्स उसके अंदर बैठे हुए होते हैं, और प्रीवियस डे का जो भी हर ज़िले ने अपने अपने रिस्पांस किए होते हैं उसके हवाले से बातचीत हो रही होती है। किसी भी ज़िले का रिस्पांस टाइम अगर मोर देन 7 मिनट्स आया है, 8 मिनट्स आया है, तो उस पर साफ ज़ाहिर है कि उनको बताना पड़ता है क्या वजूहात उसके अंदर बनी। अब मुल्तान को देखा जाए तो इस वक्त मुल्तान में मोर देन 300 एमरजेंसीज पर डे रेस्क्यू 112 मैनेज कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है पर डे। इसमें राउंड अबाउट 90 to 95 या 100 के करीब रोड एक्सीडेंट्स हैं, 150 के करीब आपकी मेडिकल इमरजेंसीज, और 50 ऐसी इमरजेंसीज है जो कि मिक्स नेचर की होती हैं, जिसमें वेल क्लैप्स हो गया, कुएं में खुदा न खास्ता कोई वर्कर काम करते हुए गिर गया, हाँ। जानवर गहरे कुएं के अंदर गिर जाते हैं 40 से 60 फुट। इससे रिलेटेड इमरजेंसीज, कोई ड्राउनिंग केस आ गया, जैसे कि ये सीजन गर्मी का चल रहा था, ड्राउनिंग केसेस की तादाद बढ़ जाती है, लोग रिवर्स पे, दरियाओं पे, नहरों पे, स्विमिंग पूल्स पे फैमिलीज के साथ नहाने जा रहे होते हैं, तो खुदा न खास्ता उसमें जब भी कोई बच्चे से नजर हटाई थोड़ी देर के लिए, बड़ा डेंजरस होता है, साफ ज़ाहिर है। तो इस तरह की हमारी इमरजेंसीज मुख्तलिफ नेचर की चल रही होती हैं। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स की बात बेसिकली की स्पेशली हमें, ठीक है, प्रॉब्लम्स पे हम लाजमी बात करेंगे। अभी हमने जाना ब्रेक पे, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, बात कर रहे थे हम मसाइल पे, मुश्किलात पे। रिस्पॉन्स करने में बाज़-औक़ात हमें प्रॉब्लम आ रहा होता है, और वर्क प्लेस एरियाज़ के अंदर फायर इमरजेंसी की सूरत के अंदर फायर की गाड़ी का साइज़ साफ ज़ाहिर है कि एम्बुलेंस और मोटर बाइक सर्विस के हवाले से काफ़ी बड़ा होता है। तो रश वाले एरिया के अंदर, आप बाज़ार के अंदर खुदा न खास्ता किसी शॉप के अंदर आप फायर इमरजेंसी रिस्पॉन्स करने गए हैं, तो वो एक बड़ी गाड़ी को लेके जाना, कम्युनिटी में अवेयरनेस की कोशिश कर रहे होते हैं थ्रू आउट, हमारा देखें साथ लेके चल रहे होते हैं इमरजेंसी रिस्पांस, प्रिपेयर्डनेस, और साथ में आप लोगों की आगाही, उनकी इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस के हवाले से, इन 3 चीज़ों को रेस्क्यू 112 साथ लेके चल रहा होता है। लेकिन अवेयरनेस की अभी तक वो सूरत हाल नहीं है अवाम के अंदर कि जैसे कि एक तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर इमरजेंसी सर्विस के लिए अलग से ट्रैक लाइंस हैं, उनकी एम्बुलेंसेस के लिए, फायर की गाड़ियों के लिए उन्होंने अलग रूट रखा हुआ है। बेशक वो खाली पड़ी रहेगी, यहाँ पे तो अगर इस तरह की कोई बना भी दी जाए तो शायद लोग कोशिश कर रहे हैं उसको अवेल कर लें, जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये हमारा थोड़ा सा मसला है ना, चीजों को, रूल्स को फॉलो नहीं करते। बाज़-औक़ात देखा ये कि एम्बुलेंस के पीछे कोई अपनी गाड़ी लगा लेता है कि चलें एम्बुलेंस को जैसे जैसे रास्ता मिलता जाएगा हम भी उसके पीछे जाते जाएंगे। ये बेसिकली इमेच्योर कुछ चीजें हैं जो आवाम की तरफ से बाज़-औक़ात देखने में मिलती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी इसके अंदर, जो लोग एक्सटेंशंस की हुई हैं अपनी शॉप्स के बाहर, जिन्होंने, जो रेडी वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, उन लोगों ने रोड की ऐसी जगहों के अंदर अपनी आके ऑटो रिक्शा प्लेस किया हुआ है, रेडी प्लेस की हुई है, जिसकी वजह से साफ ज़ाहिर है कि रास्ते में रुकावट आ गई है। तो यही चीजें बेसिकली रिस्पांस टाइम को बढ़ा रही होती हैं। कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, रोड पे कोई डेवलपमेंट का काम चल रहा है, सीवरेज लाइन डाल रही है, सुई गैस की लाइन डाल रही है, तो ये बाज़-औक़ात ऐसे इश्यूज होते हैं जो रेस्क्यू 112 को फेस करने पड़ते हैं, और रिस्पांस टाइम बाज़-औक़ात इंक्रीज कर जाता है। और देखिए, फायर की इमरजेंसी या कोई भी आपकी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी किसी बंदे को है, उसमें आप 5 मिनट की बजाय अगर 10 मिनट पे रिस्पांस किए, तो साफ ज़ाहिर है कि उन 5 मिनटों के अंदर उस मरीज के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्रिटिकल, उसकी क्रिटिकलिटी बढ़ जाएगी, उसके अंदर बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट एड की सूरत में जो पहले 5 मिनट या 7 मिनट होते हैं, उससे गोल्डन टाइम कहा जाता है। अगर खुदा न खास्ता वो लैप्स हो जाता है किसी भी वजह से, इन वजूहात जिनकी हमने बात की, तो उस मरीज की जान को भी खतरा है। सेकेंडली, अगर आप फायर केस की बात करें, तो इनिशियली फायर बिल्कुल एक छोटे पॉइंट से शुरू होती है, माचिस की तीली से, सिगरेट के फेंकने से, आपके एक चिंगारी से थोड़ी सी, अगर आपने 20 मिनट तक रिस्पांस नहीं हो सका उस आग के ऊपर, तो साफ जाहिर है कि वो इतनी बड़ी एक, अगर फर्ज करें फ्लेमेबल मटेरियल वहां मौजूद है, जलने वाली चीजें हैं, प्लास्टिक पड़ा है, कॉटन, पेपर, इस तरह की चीजें, कपड़ा है, बहुत जल्दी फैलती है। तो 20 मिनट में तो शायद वो बहुत बड़ी आग की सूरत हाल ले चुकी होगी, और उसमें जहां पे एक फायर व्हीकल ने आके 5 मिनट में रिस्पांस करके इस आग को खत्म कर देना था, उसमें बाज़-औक़ात ये होता है कि हमें 10-10 गाड़ियां एट ए टाइम किसी इमरजेंसी के ऊपर भेजनी पड़ रही होती है। उसकी वजह यही होती है। उसमें दूसरी वजह
इन टाइम रेस्क्यू 1112 को इतला ना करना। जो वर्क प्लेस पे लोग हैं लॉक करके चले गए अपनी इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को, 12 आवर वर्किंग वाली फैक्ट्री है, 13वें घंटे में आगे खुदा ना खास्ता आग लग गई है। हाँ। तो वहां सिक्योरिटी गार्ड है एक लिमिटेड अपनी जगह पे बैठा हुआ है, शायद उसको 20 मिनट के बाद तो उसको पता चलेगा जब बड़े बड़े फ्लेम्स नजर आना शुरू हो जाएंगे कि एक बहुत बड़ी फायर इस वक्त आ चुकी है। तो ये वो बाजुकात वजह बनती हैं लंबे रिस्पॉन्स का, जिसमें रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, उसको मेजर डिक्लेयर करना पड़ता है। जिस वक्त भी कोई मेजर केस डिक्लेयर हो जाता है किसी भी जिले के अंदर, तो उसमें कोड रेड एक्टिवेट करना पड़ता है। कोड रेड बेसिकली ये है कि ऑफ ड्यूटी लोग जो हैं वो भी साथ हैं, उनको अपनी वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ती है ताकि हमारी मैन पावर बढ़ जाए, ज्यादा लोग, सुपरवाइजर्स जितने हैं, हमारे मिडिल मैनेजमेंट, हम लोग, मैं बेसिकली इमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशंस का मेरे पास चार्ज है, ऑपरेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है तो साफ ज़ाहिर हमें सारा बैकअप बुलाना पड़ जाता है। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से छोटी इमरजेंसी किसी बड़ी इमरजेंसी की शक्ल में आ जाती है, और ये वो मसाइल हैं थोड़े से जो हमें फेस करने पड़ते हैं। हम लोग उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं थ्रू आउट। बेसिकली स्कूल कॉलेजेस के अंदर जाके अवेयरनेस स्टूडेंट्स को, वर्क प्लेस एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज के लोगों को, ठीक है, और इवन के शॉपकीपर्स को, इन लोगों को भी जाके हम टाइम टू टाइम अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि काइंडली आप इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि लोगों की जान और माल को अच्छे अंदाज में महफूज बनाया जा सके। बिल्कुल। अच्छा, मैं बाहर के सोशल मीडिया पर ही देख रही थी कि इस तरह की कोई इमरजेंसी हुई तो बहुत बड़ा हजूम था, क्राउड था, लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस आई तो वो बाकायदा एक रास्ता बना दिया गया। इतना बड़ा हजूम जो मैं समझ रही थी कि बिल्कुल नामुमकिन सा था कि इतने हजूम में से कैसे उस गाड़ी जो है गुजरेगी, लेकिन एकदम से इतना रास्ता क्लियर कर दिया गया कि उस गाड़ी को गुजरने दिया गया। जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे थोड़े वाकई ये मसाइल हैं कि अगर कोई एम्बुलेंस जा रही हो तो लोग जो है वो बड़ी मुश्किल से रास्ता देते हैं। ट्रैफिक के तो हमारे बड़े मसाइल हैं, वैसे ट्रैफिक के टाइम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जी मैम, जरूर सपोर्ट कर रहे होते हैं, रास्ता दे रहे होते हैं, लेकिन बाज लोगों में इंफॉर्मेशन की कमी है, थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, तो उन लोगों को भी चाहिए कि काइंडली इसमें सपोर्ट करें। सर, अवेयरनेस के हवाले से बात हो रही है, तो अवेयरनेस के हवाले से आप लोगों के क्या काम कर रहे हैं आप लोग? मैडम, मुख्तलिफ जो अगर इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जो सोशल वर्कर्स हैं, समाजी कारकुनान हैं और ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स हैं, तो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए वॉलंटियर वो लोग काम कर रहे होते हैं, कहीं पे पेड भी हैं। तो हमारा जो बेसिक है कि हम लोग तंजीमात बनी होती हैं हमारे मुख्तलिफ इदारों की, तो वो हमारे पास प्लेटफार्म होता है कि मुख्तलिफ हमारी टीम्स जा रही होती हैं, हम लोग खुद जा रहे होते हैं, तो लोगों को आगाही दे रहे होते हैं सेहत के हवाले से और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, और इस तरह के जो इशू हैं, हीट वेव का जो है ना आया हुआ है, उसके बाद बारिशों के हवाले से मौसमियाती तब्दीली हो गई, आफात किस तरह आती हैं, बचाव किस तरह होता है, फर्स्ट एड क्या है, सर्च एंड रेस्क्यू क्या है। और जब लोग आगाह होते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में ही सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के किसी भी प्लान के अंदर, मनसूबे के अंदर, किसी भी जो इनिशिएट गवर्नमेंट की तरफ से लिया होता है। सपोज़ अगर आप आगाही के हवाले से अगर देखा जाए तो अभी कोविड में हम लोग देख सकते हैं कि जी कोविड जब आया पाकिस्तान में तो इतने रिसोर्सेज ही गवर्नमेंट के पास और लोगों के पास, हेल्थ के पास इतने नहीं थे कि तमाम लोगों का इलाज कर सके, लेकिन जो समाजी इदारे हैं और मीडिया है, सोशल मीडिया है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आगाही दी लोगों को। आगाही से जो बर्डन था बजट बढ़ने का वो कम हुआ, लोग आगाह हुए और अपनी एहतियाती तदाबीर पे उन्होंने अमल किया। हैंड वाशिंग को प्रमोट किया, जैसे हम लोग समाजी कारकुन हैं, इस दौरान हमने हैंड वाशिंग को प्रमोट किया बहुत ज़्यादा। हैंड वाशिंग से जो है ना मुख्तलिफ स्टेशन बनाए गए, लोगों ने घर के ऊपर भी, बच्चों के ऊपर, स्कूल, दफातर, हर जगह इसको अडॉप्ट किया। सही। और इससे ज़ाहिर है कि विजिबल एक चेंज जो है ना वो नज़र आया। इस तरह दूसरे भी तमाम अगर इशू हैं, समाजी इशूज़ हैं, तो जहाँ पे भी नीड होती है कि जी अब ये इशू ज़्यादा रेज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो समाजी कारकुनान हैं, समाजी इदारे हैं, वो अपना किरदार जो है ना इसी हवाले से अदा करते रहते हैं। सही। तो जितना इदारे हैं वो भी आपको रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं? हाँ जी, मुकम्मल तौर पे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। जो इदारे हैं वो साथ हमारे खड़े होते हैं, बल्कि हम लोग जो मुख्तलिफ फोरम हमारे इदारों के साथ बने होते हैं, समाजी कारकुनान इदारे हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं सोशल वेलफेयर के साथ। और बाकायदा DDM में है, PDM में है, और सन CSA के फोरम है हमारे, मुख्तलिफ हैं बने हुए नेटवर्क। तो वहाँ पे बैठ के हम लोग जो ना डिसीजन भी करते हैं, और जो हमारा हिस्सा होता है ना वो समाजी कारकुनान इदारे उसमें ज़रूर शामिल। अच्छा, जैसे हीट स्ट्रोक था तो हीट के हवाले से, हीट वेव की क्या अलामात थी, आपने लोगों में क्या देखा, किस तरह की अलामात देखी?
हीट वेव में जो स्टार्ट में हुआ था डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की तरफ से और तहसील अथॉरिटी की तरफ से, ये रिपोर्ट्स हुई थी कि जी मीडिया में भी आ रही थी कि जी किस तरह जो है ना हीट वेव से लोग बेहोश हो रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं, और इमरजेंसी जो है ना बढ़ रही हैं। इसको जो है ना देख के हमने वो मनसूबा इनके साथ मिल के वही स्टार्ट किया। बेसिकली अवेयरनेस ही देनी थी और पहला स्टेप ही हमने उसको लेके चलना था ताकि लोग आगाह हों, समझें इसको कि ये मैटर जो है ना आने वाले वक्तों में बहुत बड़ा डिजास्टर की सूरत में भी आ सकता है। अच्छा, जिस तरह भी मौसम चेंज हुआ ही, ये जैसे हीट वेव हो गई, फिर उसके बाद जैसे अभी बारिशें हैं तो सैलाब के हवाले से, फिर जैसे कभी ठंड कभी गर्मी, तो स्मोक भी काफ़ी हमारा यहाँ पे आया, फोग के हवाले से भी आया। थोड़ा सा उसके हवाले से भी बताइएगा, क्या उसके हवाले से भी अवेयरनेस प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं? उसके हवाले से क्या इक़दाम आप लोग कर रहे हैं? मैडम ऐसे है कि अब हम लोग बेसिकली तो दुनिया में अब 7वें नंबर पे आ गए हैं मौसमाती तब्दीली के साथ में जो ममालिक हैं। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे हमारा पैटर्न है ना, जो लाइफस्टाइल है, ये भी चेंज हो रहा है और चेंज करना भी पड़ेगा और वक्त के साथ चलना पड़ेगा। अब देखें कोई चीज़ कोई ऐसे जो आफात हैं या आफात की शक्ल अख्तियार कर रही हैं, उसके लिए हमें तैयारी भी करनी होगी। जैसे आपने जिक्र किया स्मोक का, तो पहले इस तरह का कोई इशू हमारे इसमें कोई कुछ अर्सा पहले तक कुछ नहीं था, लेकिन वो हमारे इसमें दाखिल हो गया। हीट वेव है, ये नया इसमें हम लोग फील कर रहे हैं कि इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो उसके अलावा फ्लड हो गया, आंधी तूफान हो गई, सैलाब आ गए, फ्लड हो गए। अचानक देखें जी ग्लेशियर जो है उनका पिघलना शुरू होता है। एक इलाका पाकिस्तान में देखें तो कभी आप सुनते होंगे कि यहाँ भी शदीद बारिश होगी, कहीं पे देखें तो 50 से 52 डिग्री वहाँ पे जो है ना हीट है, और कहीं पे देखें तो जो है ना बर्फबारी हो रही है साथ। तो ये वो पैटर्न है जो भी मौसमाती तब्दीली की वजह से हम लोग इसको फेस कर रहे हैं, और इससे अगर हम लोग अवेयर ना हुए, आगाह ना हुए, अपने लोगों को आगाह ना किया, तो आने वाले वक्तों में ये हमारे लिए ज़्यादा मसाइल खड़े कर सकता है। सही है। तो किस तरह बचा जा सकता है, क्या एहतियाती इसमें मैडम जो ज़्यादातर जो ग्रास रूट में अगर इसको रूट काज देखा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, पोल्यूशन बढ़ी है, उसके अलावा गाड़ियों की तादाद बढ़ी है, मोटरसाइकिलों की तादाद बढ़ी है, और जो फॉरेस्ट हैं वो कम हुए हैं, रकबा बहुत कम हो गया पाकिस्तान में। तो अब अगर इसका सलूशन की तरफ देखें तो ये है कि एक तो अपने माहौल को साफ रखें, गंदगी को ना होने दें, पोल्यूशन ना होने दें, गाड़ियाँ इस तरह की इस्तेमाल करें आज, और इस तरह के जो घरों के अंदर बहर अपने खेतों के अंदर दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दिया जाए, ठीक है, जिससे जो है ना हम लोग मौसमियाती तब्दीली का जो फैक्टर आया हुआ है, असरात आए हुए हैं, इससे हम लोग बेहतर तरीके से ओहदा बरा हो सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल मैडम, ग्रीनरी तो ख़त्म होती जा रही है ना, बहुत कम दरख्त काटे जा रहे हैं, पौधों को जो है। दूसरा मैडम जो बढ़ते हुए जो शहर है ना, बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, अब वो जहाँ पे खेत थे या जहाँ पे बागात लगे हुए थे वहाँ पे जो है ना स्कीम्स हो गई हैं, टाउन्स बन गए हैं, जिसकी वजह से वो जो शहरों का रकबा बढ़ रहा है और देहात का रकबा जो है ना कम हो रहा है, बागात कम हो रहे हैं, हमारे दरख्त कम हो रहे हैं। तो उसकी वजह से भी हमारा माहौल बिल्कुल हमारा विजिबल चेंज आ रहा है नजर, हमारे ऊपर जो ये जो असरात आ रहे हैं, कुछ आफात आ रही हैं, ये इस वजह से हमारे ऊपर जो है ना ये आ रही हैं। इससे हमें जो है ना ओहदा बरा होने के लिए ये सारी चीज़ों को प्लान करना होगा, अंडर अम्ब्रेला होगा पीडीएम में। पीडीएम इन चीज़ों को देख रही है, डीडीएम में देख रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मौसमियाती तब्दीली की जो वजारत बनी हुई है वो है, और सिविल सोसाइटी है, मिल के हमें इनको, मीडिया का बहुत ज़्यादा किरदार है इसमें, सबको देखना होगा, सब मिलके अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अगर हमने अपने माहौल को बेहतर बनाना है तो उसमें हर इंसान को अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना होगा। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह अभी हमारे ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ें हमारी जो है ना बड़ी डिस्टर्ब होनी हुई हैं, इसी तरह रोड एक्सीडेंट में भी जो है वो बहुत ज़्यादा दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लोग जो स्पेशली बाइक वाले होते हैं, अभी 2 दिन पहले की बात है, हमारे यहीं एसपी चौक के पास ही जनाब एक्सीडेंट हुआ, रिक्शा, बल्कि जो खवातीन बेचारी जो हैं वो गिरी नीचे, उनका शीशा, पूरा रिक्शा जो है वो उल्टा। इस तरह के रोड एक्सीडेंट में आप क्या समझते हैं, इस तरह क्या इक़दाम करने चाहिए, किस तरह हम इन
चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, और कितने केसेस आप देखते हैं, ये इसके हवाले से बताइएगा। केसेस की तादाद मैंने पहले जैसे अर्ज किया, ऑलमोस्ट 90 to 100 पर डे रोड ट्रैफिक के हादसा ज़िला मुल्तान के अंदर रूनुमा हो रहे हैं, क्योंकि हम डेली बेस पे डेटा शेयरिंग हो रही है हमारी, इधर रिस्पॉन्स हो रहा होता है, साफ ज़ाहिर रिसोर्स गाड़ियाँ मूव हो रही होती है, तो वो डेटा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ रहा होता है। ये वो केसेस हैं जो हमें रिस्पॉन्स हो रहे होते हैं। बाज़ औक़ात जगहों पे ऐसा होता है कि रोड ट्रैफिक का हादसा हुआ है, 1122 को कॉल नहीं हुई, इमीडिएटली कम्युनिटी ट्रेंड थी, उन लोगों ने उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल की, उसको फर्स्ट एड दी और उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। सही। तो रिकॉर्डेड केस जो हैं वो 90 to 100 है पर डे के। ठीक है। इसमें वजह अगर देखिए, हमारा इसमें थोड़ा सर्वे भी हो रहा था और उसमें एक स्टडी एनालाइज कर रहे होते हैं बैठ के हेडक्वार्टर बेस लेवल पे हमारा जो है 1122 का, उसमें चीज़ यही सामने आई है कि इसमें मोटर बाइक के लोग जो हैं आरटीए के अंदर, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर, मोटर बाइक का एक पार्टी मोटर बाइक होती है नॉर्मली, अगर 90 हादसा हुए हैं तो उसमें 75 या 70 के करीब ऐसे हादसे होंगे जिसमें वन साइड पे मोटर बाइक वाला था। तो उसमें जो वजह है, दो व्हील्स वाली ऐसी सवारी डेंजरस है, थोड़ी सी बहुत एहतियात से चलानी चाहिए। फिर हमारे यहाँ ट्रेंड है कम उम्र के बच्चे, हाँ, ये अभी बड़ा एज पूरी नहीं हुई, है। लाइसेंस होल्डर भी नहीं है, वो लाइसेंस इशू नहीं हुआ, उसके बावजूद वो मोटर बाइक चला रहे थे। और देखें, किसी के घर में अगर अकलौता एक बेटा है रह रहा है, उसने बाहर के कामों के लिए, लोगों की अपनी मजबूरी हैं, अपने मसाइल हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं देखते कि उसकी वजह से उनके अपने बच्चे की ज़िंदगी भी खुदा न खास्ता रिस्क पे, और दूसरे बंदों की भी साफ जाहिर। तो एक वजह कम उम्र के लोगों का, कम उम्र के बच्चों का मोटर बाइक चलाना, बगैर लाइसेंस के मोटर बाइक चलाना, ट्रैफिक रूल्स की प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन ना करना, उसके ऊपर ओवर स्पीडिंग करना। मोटर बाइक वाला कोशिश करता है, थोड़ी सी उसको एक टायर जितनी जगह चाहिए तो वो निकल जाने की कोशिश कर रहा होता है, वो समझता है कि जी बाकी, हालांकि ऐसा नहीं है। आप अपनी लेन में रहें, कम से कम जो आपकी लो स्पीड वाली लेन है, लेफ्ट मोस्ट रोड के ऊपर जो साइड पे होती है, आप उसमें रहें। हमारे यहाँ नौजवान लड़के, कम उम्र के बच्चे फिर ये मोटर बाइक चलाते हैं, फिर रैश चलाते हैं, तेज चलाते हैं। फिर दूसरी बात, हेलमेट का इस्तेमाल, अब गवर्नमेंट इस पर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस दे चुकी है, एनजीओज भी, दूसरे प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी इस चीज़ की अवेयरनेस हो रही होती है कि वो देखें, एक हेलमेट पहना वो बंदा और खुदा ना खास्ता बगैर हेलमेट के जा रहा है, आरटीए की सूरत के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। आपका एक हेलमेट को लॉस हो जाएगा, 500 रुपए का एक हेलमेट नॉर्मली आपको मिल रहा होता है, तो उसमें आप हेड इंजरी से बच जाते हैं। सबसे ज्यादा क्रिटिकल कोई भी चोट लगती है अगर रोड एक्सीडेंट के अंदर, तो वो हेड इंजरी है। वो साफ ज़ाहिर है आपके ब्रेन को, खुदा ना खास्ता आपके स्कल को, यहाँ का फ्रैक्चर, ये सबसे जानलेवा साबित हो जाता है। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, वालिदैन को भी देखना चाहिए, अपने बच्चों को, घर में उनके भाई हैं, वालिदैन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो काइंडली अपने फैमिली को थोड़ा सा गाइड करें इस हवाले से, हेलमेट के यूज़ का फ़ायदा बताएं, ट्रैफिक रूल्स की प्रॉपरली वायलेशन नहीं होनी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। इसमें मैंने ये देखा है कि रेस्क्यू 1122 ट्रैफिक पुलिस के साथ भी इवन मिलके कई जगहों पे सेमिनार्स हम लोग करवा रहे होते हैं। होंडा, एटलस, इस तरह के जो हेलमेट बेचने वाली कंपनीज हैं, वो अपनी कंपनी की पब्लिसिटी के लिए इवन के, लेकिन उसमें फायदा आवाम का ही होता है, वो ऐसे पॉइंट्स बनाए होते हैं, फ्री खड़े होकर हेलमेट बांट रहे होते हैं। तो लोग उसका इस्तेमाल थोड़ा सा करें, उन चीज़ों को देखें आप। और ये वो बेसिकली चीज़ें हैं जो रोड ट्रैफिक के हादसा को जिसमें कमी लाने की वजह है, या नुकसान जिसके अंदर ज़्यादा आ जाता है। अच्छा, जिस तरह आपकी मोटर बाइक सर्विस है, उसके हवाले से भी मैं बताइएगा, वो किस तरह के पेशेंट्स को या किस तरह के लोगों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं? बेहतरीन सर्विस है। मेरे ख्याल से मैं 2009 से रेस्क्यू 1122 के अंदर काम कर रहा हूँ। ये एडिशन हमारी हुई थी 2017 के अंदर, 2017 से अब ये 5वां साल इस वक्त मोटर बाइक सर्विस का जा रहा है। आप ये समझ लें कि ये एक मिनी हॉस्पिटल है, ये समझे कि ये एक मिनी एम्बुलेंस है। वाकई इसके अंदर ऑक्सीजन तक, इसमें आग बुझाने का सिस्टम, जिसे हम आपका डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर उसके अंदर मौजूद होता लड़के के पास। मतलब एक बाइक पे इतनी सारी फैसिलिटीज हैं। जी यकीनन। उसके अलावा मेडिकल के बड़ा अच्छा इक्विपमेंट, पल्स ऑक्सीमीटर है, ग्लूकोमीटर है, आप जाके शुगर चेक हो जाती है, ऑक्सीजन लग जाती है। देखें, किसी बंदे को रोड के ऊपर ऑक्सीजन, घर में पड़े हुए ऑक्सीजन का मिल जाना नेमत से कम नहीं है। बहुत सारे लोगों की जान बच जाती है इन टाइम ऑक्सीजन की प्रोविजन से। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग बहुत अच्छे ट्रेंड हैं जो मोटर बाइक सर्विस, क्योंकि इन्होंने देखें, एम्बुलेंस का ये था कि 3 लोग मिलकर रिस्पॉन्स कर रहे होते थे डे 1 से, जो उसके SOPs हैं। मोटर बाइक नॉर्मली इंडिविजुअली रिस्पॉन्स कर रहा होता है, उसको पता है कि जो भी मैनेज करना है मैंने इंडिविजुअली करना है। तो साफ ज़ाहिर है जिन लड़कों में कुछ कमी बेशी थी, उन्होंने अपने आप को इंप्रूव कर लिया। उनको पता चल गया कि हमने इंडिपेंडेंटली देखना, जाके हमें कोई बैकअप नहीं मिल रहा होगा। तो उस हवाले से मोटर बाइक सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सर्विस है।
4 मिनट का रिस्पांस टाइम इन लोगों ने मैनेज किया हुआ अपना, उस पर रिस्पांस कर रहे हैं साइज छोटा होने की वजह से। फिर इसमें स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर इनको हम प्लेसमेंट दे रहे होते हैं। सुबह 7 से लेकर रात 10 बजे तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हम लोगों ने इनकी प्लेसमेंट की होती है। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको बात करता हूँ, मखदूम रशीद एक इलाका है यहाँ से, जहाँ पे हम बैठे हैं, शायद 35 किलोमीटर दूर हो यहाँ से। यहाँ पे कोई रिस्पांस करना है, एक छोटा सा आरटीओ हो गया मिसाल के तौर पे, गाड़ी अगर रेस्क्यू 122 की मुल्तान से चौक कुमारा से निकलने लगेगी तो वो 45 मिनट 40 मिनट से पहले वहां नहीं पहुंच सकेगी। हमने मोटर बाइक सर्विस को स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर प्लेस कर दिया। तो मुल्तान के अंदर 30 से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे एट ए टाइम सुबह 10 बजे से लेके जो रश आवर्स होते हैं, जिसमें कम्युनिटी सारी रोड्स के ऊपर होती है, 10 के बाद थोड़ा सा वो साफ ज़ाहिर है कि उसका रश कम हो जाता है रोड्स के ऊपर, तो वो बाइक को सिंगली प्लेस करना शायद उनके लिए मुनासिब नहीं है कि वो इंडिविजुअली उनकी सेफ्टी की वजह से 10 बजे के बाद, ये हमें हेडक्वार्टर की तरफ से डायरेक्शन है कि 10 बजे तक फील्ड में रखें, उसके बाद मोटर बाइक को हम वापस बुलवा लेते हैं। सही है। तो 30 के करीब ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे मोटर बाइक मौजूद होता है। ये घरों की मेडिकल इमरजेंसीज, रोड ट्रैफिक हादसा के ऊपर इनिशियली रिस्पांस और 4 मिनट से कम का रिस्पांस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन किया हुआ इन लोगों ने। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है आवाम के लिए, इन टाइम उनको इमरजेंसी सर्विस मिल जाती है डोर स्टेप के ऊपर। तो ये एक अच्छा काम है, और फिर जाहिर सी बात है एक आप लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, तो ये तो नेकी का काम भी है, बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा भी लेते हैं। अच्छा, एक तो बिहेवियर लोगों का, उसके हवाले से भी बात करूंगी, किस तरह के बिहेवियर्स का सामना करते हैं? पैनिक होते हैं, साफ ज़ाहिर है अटेंडेंट्स जिनके मरीज का आरटीए आ गया है वो साथ थे, वो खासा पैनिक फील कर रहे होते हैं, और साफ ज़ाहिर है कि उनका बनता भी है पैनिक, उसको फील करना, वो महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन हमने अमूमन देखा है कि वो शुरू का जो टाइम होता है 1-2 मिनट के बाद, जब वो देखते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर ने रिस्पॉन्स कर दिया है, अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से वो लेट हो गया था रास्ते में किसी ट्रैफिक की वजह से, तो वो इनिशियली 1 मिनट 30 सेकंड की वो बातचीत करेगा अटेंडेंट जरूर, थोड़ा सा पैनिक फील कर रहा होगा, एग्रेशन दिखाएगा। लेकिन जब वो देखता है कि प्रोफेशनली 1122 के स्टाफ ने आके फर्स्ट एड देना शुरू कर दी है, मेरे मरीज की ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई है, उसको रोड पे पड़े हुए, उसका खुदा न खास्ता फ्रैक्चर का केस था, उसको मैनेज कर लिया है, उसको ऑक्सीजन अप्लाई कर दी गई है, ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई है, तो यकीनन उसके बाद वो बड़ा थैंकफुल होता है उसका रवैया, और वो बड़ा पोलाइट हो जाता है उसके बाद। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए और काफी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स तक पहुंची। सर आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म हुआ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।